हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। बेटा, आपका एग्ज़ाम अब धीरे धीरे पास आता जा रहा है और आपके एग्ज़ाम की थोड़ी थोड़ी टेंशन भी आपके लिए बढ़ती जा रही होगी। आपकी इसी टेंशन को कम करने के लिए नीट सारथी आपके लिए लेकर आ रहे हैं क्रैश कोर्स, जिसमें मैं लक्ष्मी शर्मा आपको पढ़ाने वाली हूँ बॉटनी के सारे चैप्टर्स। इससे पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था बेटा प्लांट किंगडम के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे आपका सेकेंड इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। बेटा, आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको इस पूरी वीडियो को ठीक से समझना है। इस पूरी वीडियो में हम आपको पूरा प्लांट का जो चैप्टर्स हैं, जितने बॉटनी के चैप्टर्स हैं ना, इसको एक एक करके मैं आपको डिलीवर करती जाऊंगी और आपको वही वीडियो लेक्चर्स आपको देखने हैं, उनको समझना है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है एंड देन अपना अच्छे से एग्जाम देकर आना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती होगी तो उसको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, शेयर करना तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है। स्टार्ट करते हैं आपके लिए चैप्टर। क्या नाम है इसका? फ्लावरिंग, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी यानी मॉर्फी का मतलब क्या होता है, पहले आप वर्ड से पता करेंगे कि मॉर्फोलॉजी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, किसे कहते हैं आप मॉर्फोलॉजी। देखो बेटा, अगर हम इसमें ढंग से समझने की कोशिश करते हैं किसी भी वर्ड को, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर आपको बायोलॉजी पढ़नी है तो आपको टर्म्स लगेंगे बहुत बड़े बड़े, बोरिंग लगेगा आपको समझने में कि ये टर्म्स क्या कहना चाहता है, लेकिन अगर आप उस टर्म को स्प्लिट कर देंगे तो आपको वही चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। ठीक है, या वो टॉपिक आपको मीनिंग अपने आप समझ में आ जाएगा। कब समझ में आएगा? अगर आपने उस वर्ड को स्प्लिट कर दिया है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए कहूँ कि बायोलॉजी, तो अगर आप इस बायोलॉजी वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आता है तो बायो को अलग कर दो, लॉजी को अलग कर दो, एंड पूरी साइंस में जहां भी ये वर्ड आ जाए उसका एक ही मीनिंग रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसको कैसे स्प्लिट करेंगे। तो हमारा टर्म क्या बेटा, यहाँ पे हमारे लिए टर्म आता है आपके लिए मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मॉर्फो का मतलब क्या होता है? मॉर्फो यानी मॉर्फी से बना हुआ वर्ड है, जिसका मतलब होता है फॉर्म। मॉर्फो का मतलब क्या होता है बेटा? फॉर्म। ठीक है, एक वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया कि भाई इसका मतलब होता है फॉर्म। एंड लॉजी जो सेकंड वर्ड है, इसका मतलब होता है स्टडी। अब हमको समझ में आ रहा होगा कि फ्लावरिंग प्लांट में हम इसका क्या पढ़ने वाले हैं कि डिफरेंट टाइप के जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, उनके प्लांट के ऑर्गन्स डिफरेंट फॉर्म्स में होते हैं, तो उनकी ही स्टडी करना क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी कहलाएगा। तो समझ में आ गया इस वर्ड का। तो अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा स्पीड में लेंगे क्योंकि हमको ये चैप्टर पूरा का पूरा रिवाइज कराना है और हमारे पास में टाइम थोड़ा सा कम भी है। चैप्टर बहुत लेंथी है। ठीक है ना, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने से मतलब रखना है आपको। आगे पढ़ते चलते हैं। चलो बात करते हैं, रूट पे से क्वेश्चंस कम आते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपकी एग्जाम व्यू में इंपॉर्टेंट हैं हम उन्हीं को हम यहाँ पे ज्यादा डिस्कशन में लेंगे, और जिनसे क्वेश्चंस बहुत ही कम बनते हैं, नाम मात्र का बनता है, तो उनको ज्यादा डिस्कशन में नहीं लेना है। इतना स्ट्रेस अपने दिमाग में आपको नहीं क्रिएट करना है। ठीक है, चलो फर्स्ट बात करते हैं रूट्स क्या होते हैं, जनरली कहाँ मिलेंगे आपको। जनरल केस में अगर हम बात करते हैं कि जो नॉर्मली प्लांट्स की बात करते हैं तो वो जनरली दो सिस्टम्स में डिवाइडेड होता है। पहला सिस्टम होता है उसका एरियल सिस्टम, और दूसरा सिस्टम क्या होता है बेटा? इसका अंडरग्राउंड वाला सिस्टम। ठीक है, तो एरियल सिस्टम यानी जो कि जमीन से बाहर का सिस्टम होता है उसको कहते हैं आप एरियल पार्ट है, जिसको हम जनरली क्या कहते हैं? शूट सिस्टम। ठीक है, तो एरियल पार्ट को आप क्या कह सकते हैं? शूट सिस्टम। एंड द सेकेंड वन इज अंडरग्राउंड पार्ट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? रूट सिस्टम। ठीक है, यानी रूट्स की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स क्या बना रही होती हैं, रूट्स या उसकी लेटरल ब्रांचेस होती हैं, वो सब मिलकर के एक रूट सिस्टम फॉर्मेशन कर रही होती है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे रूट्स क्या होती हैं। क्या ये जनरली एरियल पार्ट में मिलेंगी या अंडरग्राउंड पार्ट में मिलेंगी? तो जनरल हम क्या बोलेंगे कि भाई ये अंडरग्राउंड होती हैं। सेकेंडली क्या होती है? ये जियोट्रॉपिक होती है। जियो यानी जो कि आपकी अर्थ या ग्रेविटी की टुवर्ड्स मूवमेंट करने वाली होती है, उनको कहते हैं हम जियोट्रॉपिक। और उसमें अगर हम बोल दें कि पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है, इसका मतलब क्या होगा कि टुवर्ड्स द ग्रेविटी जा रहे हैं। और अगर हम कहें कि नेगेटिव जियोट्रॉपिक है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये अपोजिट जा रहा है ग्रेविटी के। अगर मैं यही टर्म बोलूँगा आपके लिए कि ये कुछ एक ये जो पार्ट है, ये प्लांट का पार्ट है, ये फोटोट्रॉपिक मूवमेंट दिखाता है, तो फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट, और ट्रॉपिक यानी मूवमेंट। इसका मतलब अगर वो प्लांट पार्ट, पर्टिकुलर प्लांट पर, यहाँ पे हम रूट की बात नहीं कर रहे, अगर मैं कहूँ आपसे कि ये फोटोट्रॉपिक मूवमेंट दिखा रहा है और ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक है, इसका मतलब क्या है कि जहां से लाइट आ रही है उस डायरेक्शन में ये प्लांट पार्ट मूव कर रहा है और उसकी तरफ जा रहा है, यानी पॉजिटिव हो जाएगा, और उससे अगेंस्ट जा रहा होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इस केस में अगर हम बोलेंगे कि रूट्स क्या शो करती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट शो करती हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो आगे की बात करते हैं कि भाई और क्या क्या होता है इसके केस में।
ये अंडरग्राउंड पार्ट होते हैं, जियोट्रॉपिक होते हैं, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होते हैं, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक होते हैं, यानी जहां पर हाइड्रो वर्ड मतलब क्या होगा भाई, वाटर, जहां वाटर अवेलेबल होगा उसकी तरफ ये मूव कर जाती हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपके लिए। आगे बात करते हैं रूट्स। अगेन इंपॉर्टेंट टर्म क्या होगा कि रूट्स में नोड्स एंड इंटरनोड्स नहीं होते हैं। नोड्स एंड इंटरनोड्स किसकी खासियत होती है, ये होती है आपकी स्टेम या शूट वाले पार्ट की, ठीक है। तो रूट्स के अंदर ये नहीं होते हैं। नेक्स्टली क्या होगा कि रूट्स में रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि रूट हेयर्स सिंगल होते हैं या यूनिसेलुलर होते हैं। ध्यान रखना है हमेशा कि रूट हेयर जो होते हैं, जितने भी रूट हेयर होंगे वो सबके सब यूनिसेलुलर होते हैं, जबकि स्टेम पर निकलने वाले जो हेयर्स होते हैं जिनको आप ट्राइकोम्स कहते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। दोनों में डिफरेंस ये होता है, अगर आपको एक स्ट्रक्चर दे दिया जाए उसमें रूट हेयर दिखा दिया जाए तो आप ये देख लेना कि वो मल्टी सेलुलर है, तो समझ लेना कि वो रूट हेयर नहीं होगा, वो स्टेम का हेयर हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं आप। रूट सिस्टम में जनरली रूट सिस्टम कितने टाइप से होते हैं, तो दो तरह की रूट सिस्टम होते हैं। फर्स्ट वन इज टैप रूट सिस्टम, सेकंड वन इज फाइब्रस रूट सिस्टम। तो टैप रूट सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जनरली एक प्राइमरी रूट ओरिजिनेट होती है एंड देन उससे लेटरल रूट्स निकलती हैं। तो इस टाइप का जो सिस्टम होता है ना, इसको कहते हैं टैप रूट सिस्टम, यानी इसमें जो प्राइमरी रूट होती है वो एक लॉन्ग टर्म तक रहती है एंड उससे लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं या लेटरल रूट सिस्टम बनने लग जाता है। तो इस टाइप के सिस्टम को क्या कहते हैं, आप टैप रूट सिस्टम कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है इसका, डाइकोट्स जितने भी होते हैं उनके अंदर टैप रूट सिस्टम मिलता है। ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि कभी कभी आपको एग्जाम्पल आपको दे दिया जाता है कि डाइकोट्स में कौन सा वाला सिस्टम देखने को मिलेगा। नेक्स्टली क्या होता है बेटा, फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस का मतलब क्या होता है कि जिसमें प्राइमरी जो रूट होती है बेटा, ये एक शॉर्ट लिव्ड होती है, यानी बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए निकल के आती है एंड देन जहाँ से प्राइमरी निकली थी वहीं से लेटरल निकलती है और एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। तो इस टाइप के सिस्टम को क्या कहते हैं आप, फाइब्रस रूट सिस्टम कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया आपको अच्छे से। चलिए आगे की बात करते हैं। आगे क्या होगा, रीजन्स ऑफ रूट। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। आपको डायग्राम दे दिया जाएगा और आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पे आपको ये लेवलिंग नहीं देंगे, आपको बोल दिया जाएगा कि दिस वन इज अ ए पार्ट, दिस वन इज अ बी पार्ट, एंड आपको आइडेंटिफाई करके बताओ कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। इस तरह से आपसे पूछा जाएगा, तो आप इसके रीजन्स को ढंग से समझना, फिर देखेंगे हम कौन सा रीजन क्या काम करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं लास्ट वाले पार्ट से। ये कौन सा पार्ट होता है बेटा, ये क्या है आपके लिए, रूट कैप होता है। क्या है ये, रूट कैप। कहाँ मिलता है, रूट की टिप पर मिलता है वाला है। जैसे आप बात करते हैं, आपके पास में एक पेन होगा, हमेशा आप देखेंगे कि पेन की जो टिप होती है, निब होती है, वहां पर एक पेन का कैप लगा के देते हैं। क्यों देते हैं, ताकि अगर ये पेन गिर जाए तो इसकी निब खराब नहीं हो। निब खराब हो जाएगी तो पूरा का पूरा जो पेन होता है वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो सिमिलरली आपके जो रूट होते हैं, जो आगे ग्रोथ करेगी सॉइल के अंदर जाके पेनिट्रेट करेगी, तो वो कौन से वाले हिस्से से पेनिट्रेट कर पाती है, ये इसकी टिप वाले पार्ट से कर पाती है। और इस टिप को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। और प्रॉपर रूट की डेफिनेशन में अगर हम बोलेंगे, जैसे हमने बात किया था प्लांट किंगडम के अंदर, कि जो जितने भी जो लोअर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर रूट्स डेवलप नहीं हो पाती है, रूट लाइक स्ट्रक्चर जरूर हो सकती है। तो यहाँ पे रूट लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि उनमें रूट कैप नहीं था। तो रूट कैप जो होता है एक डिफाइनिंग कैरेक्टर भी होता है रूट्स के लिए, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं कि रूट कैप के बाद में जो ऊपर का रीजन होता है ना, इस रीजन को कहते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। यानी हम यहाँ पे कहते हैं मेरिस्टेमेटिक, जो वर्ड आ गया, मेरिस्टेमेटिक का मतलब क्या होता है कि जो सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड कर रही होती है उन सेल्स को कहते हैं कि ये सेल्स मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, यानी लगातार डिवीजन हो सकता है उनके अंदर। और ध्यान रखना है आपको कि अगर आपसे बोला जाए कि रीजन्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स है या एक्टिविटीज है, इस रीजन को आपको बताना है कि इसकी जो सेल्स होंगी वो कैसी होंगी। तो डेफिनेटली जो सेल डिवाइड करने की कैपेसिटी रखेगी उसकी सेल वॉल हमेशा थिन रहनी चाहिए, क्योंकि अगर सेल वॉल थिक हो जाएगी तो डिवीजन की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी एंड सेल का डिफरेंट वर्क होने स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इस वाले बात को हम पढ़ेंगे आपके एनाटॉमी वाले पार्ट में, ठीक है। तो आगे बात करते हैं इसके ऊपर वाले पार्ट में। ये जो रीजन होता है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के जस्ट ऊपर वाला या प्रॉक्सिमल रीजन जो होता है, दिस रीजन इज नोन एज रीजन ऑफ इलोंगेशन। यानी यहाँ से सेल्स इलेबोरेट करती है, यहाँ से रूट जो होता है इलोंगेट होती जाती है और इसके जस्ट ऊपर आपको एक टफ्ट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। इस रीजन को कहते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन। यहाँ पर ये जो जितना ही पार्ट है ये मैच्योर होता है और यहाँ ही से ही ये जो आपको टफ्ट दिखाई दे रहे हैं ना, इनको कहते हैं आप रूट हेयर।
इसका मतलब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना हमारे पास में, वो यहीं से क्वेश्चन अराइज होके आता है कि रूट हेयर्स रूट के कौन से वाले रीजन में मिलेंगे, रीजन ऑफ मैच्योरेशन में मिलेंगे, रीजन ऑफ इलोंगेशन में मिलेंगे, या फिर आपके जो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाले रीजन में मिलेंगे। हम ये सोचते हैं कि रूट हेयर जनरली अगर हम किसी भी रूट को ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से बनाते हैं, नीचे साइड से बनाने लग जाते हैं। कभी भी आपको रूट हेयर नीचे से नहीं बनाना है। रूट हेयर का जो ओरिजिन होता है वो ऊपर वाले पार्ट से होता है, वहां मिलेंगे आपको। यानी यहाँ पे कौन सा वाला रीजन होता है बेटा, दिस इज रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ये चारों रीजन आपके लिए क्लियर हो गए होंगे। रूट हेयर्स कैसे होंगे, यहाँ पे यूनिसेलुलर होंगे, कभी भी मल्टी सेलुलर रूट हेयर नहीं करना है। आगे बात करते हैं आप कि रूट्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं बेटा, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है कोई भी रूट अगर हम बात करें तो क्या करेगी, फिक्सेशन करने का काम करती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, सिंपल सा टर्म है हमारे लिए भाई, हम जानते हैं इसको। स्टोरेज ऑफ फूड भी करती है, इसके अलावा कंडक्शन ऑफ वाटर करती है। और कुछ ऐसी रूट्स होती हैं जिनमें मॉडिफिकेशन हो जाता है और वो रेस्पिरेशन का काम भी करती है, क्योंकि वो ऐसी जगह पे ग्रो करते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन डेफिशिएंट होते हैं, यानी जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है उस सॉइल के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं मार्सी एरियाज में जो उगते हैं ना प्लांट्स, उसके केस में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ मार्शी एरियाज में यहाँ पानी ही पानी है, यहाँ पे क्या होता है दलदल टाइप का है, तो यहाँ पे जो सॉइल्स के पार्टिकल्स हैं वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है अवेलेबल। तो इस केस में इनकी जो रूट्स होती है बेटा इस तरह से बाहर निकल के आ जाती हैं वह, ठीक है, सॉइल से बाहर उगती रहती है। इनको क्या कहा जाता है, दीज आर नोन एज रेस्पिरेटरी रूट्स, या इनको बोला जाता है बेटा न्यूमेटोफोर्स। ये टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टर्म क्या दिया मैंने आपको, न्यूमेटोफोर्स, यानी जो रेस्पिरेशन करने वाले रूट्स होते हैं। और कहाँ मिलती हैं, किन प्लांट्स के अंदर मिलती हैं बेटा, ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है मैंग्रोव्स का। किसका, मैंग्रोव्स का होता है। और कौन से वाले रूट्स मिलेंगी, रेस्पिरेटरी रूट्स मिलेंगी, या हम कह सकते हैं इनको न्यूमेटोफोर्स मिलते हैं। इसके अलावा रूट्स में और भी बहुत सारे मॉडिफिकेशन होते हैं। कुछ रूट्स स्टोरेज का काम करती हैं, कुछ जो होते हैं रेस्पिरेशन का काम करेंगी, कुछ जनरली जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का काम भी करवाती हैं। तो डिफरेंट टाइप के इसके मॉडिफिकेशन भी होंगे, लेकिन क्वेश्चन आने के चांसेस यहाँ पे कम होते हैं। तो चलो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमको जल्दी पढ़ना है तो उसको डिस्कशन में लेंगे। स्टेम की बात करते हैं। आपको बताइए स्टेम आपको कहाँ मिलने वाला है, एरियल पार्ट में मिलेगा या अंडरग्राउंड पार्ट में मिलेगा। तो आपका आंसर क्या होगा कि भाई ये आपको एरियल पार्ट में मिलता है स्टेम हमेशा। कैसा हो सकता है, क्या ये ग्रीनिश कलर का होगा, कि जितने भी हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं, हर्ब नेचर के होते हैं, उन केस में उनका जो स्टेम होता है वो डेलिकेट होता है, ग्रीनिश कलर का होता है। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे हर्ब से श्रब एंड ट्री फॉर्म में आते हैं, स्टेम ग्रीनिश कलर से चेंज होते होते ब्राउनिश कलर में पहुंच जाता है, और उसका जो नेचर होता है वो भी वुडी होने लग जाता है। तो अब वो फोटोसिंथेसिस का काम नहीं कर करके आपका क्या होता है, उसको सपोर्ट देने का काम करता है। तो ये इनमें धीरे धीरे चेंजेस भी आते हैं। इसको कहते हैं इसके अंदर होने वाली सेकेंडरी ग्रोथ है। पहले नॉर्मल प्लांट था, देन धीरे धीरे उससे ट्री फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, उसका डायमीटर या विड्थ इंक्रीज हुई है। क्लियर हो गया। चलो आगे बात करते हैं कि स्टेम कहाँ मिलेगा, आपको सॉइल के ऊपर मिलता है। यहाँ पे जनरली ये ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं, केस आपके चेंजेस होते हैं। देन इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट टर्म है कि भाई स्टेम जो होते हैं उन पर नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं। रूट्स में आपको नोड्स एंड इंटरनोड्स नहीं बताने थे, ठीक है, ध्यान रखना वाली बात होती है आपको। एंड देन बर्ड्स, ब्रांचेस, लीव्स एंड ऑल, ये कहाँ से डेवलप होते हैं, नोड्स से होते हैं। अगर आपको नोड्स एंड इंटरनोड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं अभी इसको क्लियर करा देती हूँ कि अगर हम बात करते हैं किसी स्टेम की, तो जनरली इससे मान के चलिए कि यहाँ से ये ब्रांचेस ओरिजिनेट हुई हैं इसमें से, ठीक है, ये ब्रांचेस निकली हैं। तो जहाँ से ये ब्रांचेस निकली है ना बेटा, इन रीजन्स को कहा जाता है नोड। ये एक नोड हो गया, ये वाला दूसरा नोड हो गया, ठीक है। और दो नोड्स की जो बीच की डिस्टेंस होती है, दिस डिस्टेंस इज नोन एज इंटरनोड। तो अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि हम नोड किसे कहते हैं और इंटरनोड किसे कहते हैं। नोड कौन सा पार्ट होता है, जहाँ से बर्ड्स निकलती हैं या फिर ब्रांचेस निकलती हैं, फ्लावर निकलता है, तो वो वाला पार्ट क्या कहलाता है, उसका नोड वाला पार्ट होता है। और जो दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस होता है दैट इज नोन एज इंटरनोड। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो इसी बात पे एक लाइक तो बनता है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्टेम के हेयर मल्टी सेलुलर होते हैं एंड रूट के हेयर यूनिसेलुलर होते हैं, ध्यान रखना है। स्टेम हेयर को आप ट्राइकोम्स भी कहते थे, क्या लिख सकते हैं इसको आप, ट्राइकोम्स, ठीक है। ये टर्म आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, ट्राइकोम का मतलब होता है स्टेम हेयर।
आगे बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। स्टेम के अंदर मॉडिफिकेशन बहुत सारी टाइप के मॉडिफाइड हो सकते हैं। स्टेम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट काम करने के लिए मॉडिफिकेशन होता है इसके अंदर। तो क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, तो पहले बात करते हैं अब सब एरियल, यानी ना तो वो एकदम इरेक्ट हो रखा है, ना तो स्टेम पूरी तरह से खड़ा है, और ना ही बिल्कुल अंडरग्राउंड पार्ट में जा रहा है, ये कुछ क्रीपिंग करता हुआ पार्ट है, यानी जमीन से तो ऊपर है लेकिन इतना भी ऊपर नहीं हो रहा है स्टेम। तो इसीलिए इसके अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन है, सबसे पहला होता है बेटा रनर। रनर का मतलब क्या होता है कि जो अलॉन्ग विद द ग्राउंड ये इस तरह से ऐसे रन करते चले जाते हैं, और इनके पार्ट जो यहाँ पे जहाँ जहाँ भी इनके नोड्स वाले पार्ट होंगे उनमें नीचे की साइड में तो रूट बन रहा होगा और ऊपर की साइड में यहाँ से लीव्स बन रही होंगी। समझ में आ गया? यानी रनर्स क्या होते हैं, जो जमीन के अलॉन्ग, यानी आपके जो सॉइल वाला पार्ट होता है उसके अलॉन्ग क्रीप करने के करते हैं, एंड इनके नोड से रूट्स नीचे की तरफ ग्रो करेंगे और लीव्स जो होते हैं वो अपर वाले पार्ट में या एरियल पार्ट में ग्रो करते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे आपके लिए, इंपॉर्टेंट होता है इनका एग्जाम्पल, कि ये किस टाइप का एडेप्टेशन या फिर मॉडिफिकेशन शो करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या होगा बेटा, दूबग्रास या फिर साइनोडोन डेक्टाइलॉन होता है। आगे बात करेंगे स्टोलन। स्टोलन कौन सा होता है कि यहाँ पे लेटरल ब्रांच अराइज होती है फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस, एंड आफ्टर ग्रोइंग एरियली फॉर सम टाइम इट आर्क्ड डाउन टुवर्ड द टच टुवर्ड्स टू द सॉइल एंड टू टच द ग्राउंड। अब बात करते हैं इसमें क्या केस हुआ बेटा, कि यहाँ से आपका एक मान लीजिए कोई ब्रांच थी, है ना, कोई पार्ट था, देन यहाँ से जनरली इसका जो मेन बेस है इसके नियर बाई कोई भी अगर आपकी यहाँ से ब्रांच है तो ये धीरे धीरे ब्रांच जमीन की तरफ मूव करेगी, ठीक है, यानी किसको टच करेगी, ये सॉइल को या ग्राउंड को टच करेगी, एंड धीरे धीरे फिर अगेन यहाँ जमीन को ऐसे टच किया, यहाँ से रूट्स निकलेंगे और फिर अगेन ये एक नया प्लांट डेवलप करने लगेगा यहाँ से। तो ये जो आपको पार्ट कहलाता है, यही पार्ट क्या कहलाता है, इसका स्टोलन, यानी जो इसका मेन बेस है ना, बेस के पास वाली कोई ब्रांच धीरे धीरे एलोंगेट होने लग जाती है, फिर वो धीरे धीरे ग्राउंड की तरफ टच करने लग जाती है, और जैसे ही ग्राउंड को टच कर लेती है वहां से रूट सिस्टम बनने लगेगा। एक बार रूट सिस्टम डेवलप हो गया तो धीरे धीरे फिर शूट सिस्टम फॉलो करेगा आगे बढ़ना। तो ये जो स्टोलन होता है इसका काम बेटा किस में भी आ सकता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी आ सकता है। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, जैस्मिन एंड मिंट, यानी जैस्मिन के अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखने को मिलता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे बात करते हैं। चलो आगे क्या है बेटा आपके लिए, सकर। सकर की बात करेंगे तो सकर क्या होता है बेटा, कि यहाँ पे इस केस में अ लेटरल ब्रांच ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल एंड द अंडरग्राउंड पोर्शन और द मेन स्टेम grow horizontally beneath the soil and come upon upward giving rise to a leafy shoot। यानी जनरली केस में क्या कह रहा है कि इसमें से एक लेटर ब्रांच निकलती है जो सॉइल में जाती है, देन वहां से एक लीफी शूट ओरिजिनेट होने लग जाता है। एग्जाम्पल क्या लेंगे इसका, बनाना इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ऑफसेट की बात करते हैं तो ऑफसेट किस केस में मिलता है बेटा, आपको जनरली ये मिलेगा आपको एक्वेटिक कंडीशंस के अंदर, यानी हम इसको कह सकते हैं कि भाई ये क्या होता है, एक तरह का रनर है, लेकिन कौन सी वाले केस का रनर है, ये एक्वेटिक हैबिटेट वाला रनर है, यानी ये पानी के अंदर देखने को मिलता है। ये देखेंगे आप यहाँ पे कि ये यहाँ से बेटा, इसको एक सेकेंड कलर चेंज कर दूं, ये इस केस में यहाँ देखोगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट है ना बेटा, अगेन ये नोड वाला पार्ट आ गया, ये नोड वाला पार्ट आ गया, और दोनों के बीच का जो रीजन होगा यही क्या कहलाएगा, यहाँ पे ऑफसेट कहलाएगा। बस कंडीशन अप्लाइड है कि वो रनर जो होता है वो नॉर्मली जमीन के केस में होता है, और यहाँ पे ये जो होता है ये कहाँ मिलेगा आपको, एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर मिलेगा। आगे बात करते हैं अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस कौन से होते हैं। जमीन के अंदर की बात करेंगे तो कुछ होते हैं बेटा ट्यूबर्स फॉर्म में होते हैं, कुछ राइजोम फॉर्म में होते हैं, जैसे आपने पोटैटो के अंदर देख रखा है, ठीक है सॉरी, है ना, कुछ राइजोम फॉर्म में होते हैं। राइजोम कैसे होते हैं बेटा, फ्लैशी होते हैं, हॉरिजॉन्टल स्टेम होता है इनका, और सॉइल के अंदर मिलने वाले होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, जैसे हम यहाँ पे जो एग्जाम्पल होता है ना, यहाँ से पूछने वाले क्वेश्चंस क्या बनते हैं कि इनमें से जैसे मान के चलिए पोटैटो है, वो क्या है, एक राइजोम है, बल्ब है, क्या है ये, है ना। तो आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि भाई ये एक ट्यूबर है ना। और आपसे अगर दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाए जैसे कि जिंजर, अदरक, हमको लगता है कि भाई आलू है या अदरक है, दोनों एक ही तो नहीं है ना, दोनों ही स्टेम होते हैं, लेकिन एक तो क्या होता है ट्यूबर होता है और दूसरा राइजोम होता है, ठीक है। तो ये जिंजर किस केस में जाएगा, जिंजर जाएगा आपके राइजोम की कैटेगरी में, टर्मरिक भी इसी कैटेगरी में आएगी। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आता है बेटा कॉर्न। कॉर्न किस में आता है, जैसे कॉर्न आपने देखा होगा अरबी वगैरह वो खाते हैं ना, तो उसमें हो गया, या जमीकंद हो गया, उसके अंदर भी ये जो होते हैं ये सेम राइजोम जैसा दिखते हैं, लेकिन राइजोम होते नहीं, है ना सॉरी। तो जनरली क्या होता है, कॉर्न किस में आएगा बेटा, जो कोलोकेसिया है यानी अरबी होती है वो एक कॉर्न होती है, इसके अलावा जमीकंद हो गया वो भी एक कॉर्न होता है। यहाँ से एग्जाम्पल से क्वेश्चन आने के चांसेस बन जाते हैं।
अब बात करते हैं बल्ब। बल्ब किस में होता है, जनरली आप देखते हैं कि यहाँ पे स्टेम जो होता है वो उसमें लीफी, इतने सारे लीफी स्ट्रक्चर्स होते हैं, सब कुछ सब इतना एकदम अटैच होकर के एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इसका बहुत कॉमन एग्जांपल आपने देखा होगा किसमें, अनियन के अंदर, जो यहाँ पे इस तरह से डिस्क लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं, है ना, अनियन में, जहाँ से लीफ ही लीफ सारे में पूरे में लीफ ही लीफ ओरिजिनेट होती है और नीचे साइड से रूट निकलती है और ये जो एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं यहाँ पे, इसी को क्या कहते हैं आप, कि ये एक बल्ब मॉडिफिकेशन हो चुका है स्टेम का बल्ब की फॉर्म में, ठीक है। यानी अनियन एंड गार्लिक जो होता है ये क्या होते हैं, एक बल्ब होता है। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं एरियल मॉडिफिकेशन के अंदर, बात करते हैं कि स्टेम पूरी तरह से डेवलप है लेकिन अभी उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन है। क्या है इसके अंदर, फाइलोक्लेड है। फाइलोक्लेड का मतलब क्या होता है कि स्टेम पूरा फ्लैशी हो चुका है, ग्रीनिश कलर का हो चुका है और इसकी जो लीव्स हैं वो रिड्यूस होकर के स्पाइन में कन्वर्ट हो चुकी है। अब इसका काम क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस करना हो गया। जनरली स्टेम का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन करना होता है, सपोर्ट देना करना होता है, या फिर इनको स्टोरेज वगैरह का काम कर सकता है मॉडिफिकेशन के केस में। लेकिन यहाँ पे फाइलोक्लेड में इसका काम क्या हो जाएगा बेटा, इसका वर्क हो जाता है फोटोसिंथेसिस करना। ये कौन से वाले केस में मिलते हैं आपको फाइलोक्लेड, ज़ैरोफिटिक कंडीशंस में या सकुलेंट प्लांट्स होते हैं उसके केस में आपको फाइलोक्लेड देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, अपुंशिया हो गया, कैक्टस हो गया, यूफोर्बिया हो गया, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स कैटेगरी में आएंगे। समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं, लीफ की बात करेंगे। हाँ, जनरली लीफ क्या होती है बेटा, लीफ कैसे कलर की होती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि भाई ग्रीनिश कलर की होती है। ग्रीन कलर उनको कौन दे रहा होता है, ग्रीन कलर उनके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल कहाँ मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेलिज है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। मेन फंक्शन क्या हो जाएगा इसका, फोटोसिंथेसिस करना। और जो एक्सिलरी वर्ड्स होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, इसकी एक्सिल से एक्सिलरी वर्ड्स निकलते हैं। देन धीरे धीरे वही वर्ड्स क्या बनाती हैं, आगे जाके ब्रांचेस का फॉर्मेशन करती हैं। और लीव्स जो होती है जनरली कहाँ, कौन से वाले स्टेम से निकलती है, मेरिस्टेम से, शूट एपिकल मेरिस्टेम से निकलती है। कभी भी रूट एपिकल मेरिस्टेम से लीव्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। आगे चलते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ लीव्स, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेवलिंग वाले क्वेश्चंस, ठीक है। कि आपको एक स्ट्रक्चर दे दिया गया है और उसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है। हम यहाँ पे अगर सिंपल टर्म्स की बात करते हैं कि पहला टर्म है आपके लिए लीफ बेस, तो इसको पढ़ के तो आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा वाला पार्ट होगा, लीफ का बेस वाला पार्ट होगा। मैं बोलूँ आपको कि लीफ ब्लेड है या लेमिना वाला पार्ट है तो भी आप समझ सकते हैं। लेकिन टर्म को दिक्कत कहाँ आती है कि इसका जो ये साइंटिफिक नेम है ना, ये हाइपोपोडियम हो गया, है ना, ये हो गया, या इसके अलावा एपिपोडियम हो गया, ये वाला पार्ट कौन सा होता है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होने लग जाता है। तो आगे चलते हैं बेटा, इसमें लीफ बेस कौन सा वाला पार्ट होता है, इसको मैं डायग्राम से आपको अच्छे से समझा दूं। चलिए बात करते हैं आपकी एक सेकंड, पार्ट्स ऑफ लीफ, लीफ के पार्ट्स के बारे में बात करते हैं ना। ये वाला पार्ट जो होता है आपके लिए बेटा इंपॉर्टेंट कहाँ से आता है कि हाइपोपोडियम वाले टर्म से अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि हम जानते हैं लीफ बेस के बारे में, हम जानते हैं कि लीफ बेस क्या होता है कि जनरली आपकी जो लीफ होती है जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, जहाँ से निकल रही है, स्टेम वाले पार्ट से, किसी ब्रांच से निकल रही है, तो वो जो उसका मेन बेस वाला पार्ट होता है वही क्या कहलाता है, उसका लीफ बेस कहलाएगा, ठीक है। तो जनरली कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिनमें जो लीफ बेस होता है ना बेटा, ये स्वलन हो जाता है, मोटा हो जाता है, एंड ये क्या काम करने लग जाता है, कुछ ऐसा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है या फिर एक तरह से सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करने लग जाता है। जैसे आप देखते हैं टच मी नॉट में, या छुई मुई जिसको कहते हैं, या मिमोसा पुदिका इसको कहते हैं, उसके केस में क्या होता है बेटा कि ये स्वलन हो जाता है। और इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, अब इसको क्या कहेंगे, पल्विनस कहते हैं। इसका जो लीफ बेस वाला पार्ट होता है वो थोड़ा सा इस तरह से इतना मोटा हो जाता है, अगर आप इसको टच करेंगे देन इसी की वजह से जो टच मी नॉट प्लांट होता है वो श्रिंक होने लग जाता है। हम कहते हैं ना कि छूते से ही वो श्रिंक होने लग जाता है, फिर थोड़ी देर बाद में नॉर्मल हो जाता है। वो श्रिंक होने का रीजन कहाँ होता है, इसको किसको टच करता है, यहाँ पे कहाँ चेंज आता है, पल्विनस वाले पार्ट में चेंज आता है। और एक्चुअल में पल्विनस क्या है, उसका लीफ बेस का पार्ट है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगर मैं एक स्ट्रक्चर से आपको समझाऊं ये वाला पार्ट, तो यहाँ देखेंगे आप, ये एक ब्रांच है, ब्रांच का जो यहाँ से बेस है, जहाँ से ये इसका पेट्यूल निकल रहा है आगे जाकर के, और पूरा का पूरा ये लीफ का ब्लेड है या लेमिना वाला पार्ट है, तो जहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ है इस वाले पार्ट को क्या कहा है आपने बेटा, इसी को बोला गया है लीफ बेस वाला पार्ट, ठीक है। या फिर इसको क्या कहते हैं आप, हाइपोपोडियम भी कहते हैं। आगे बात करते हैं पेट्यूल। पेट्यूल कौन सा वाला पार्ट होता है, ये एक ऐसा पार्ट है जो कि लेमिना एंड लीफ बेस को कनेक्ट करने का काम करता है, उसी को क्या कहते हैं आप, इसका पेट्यूल वाला पार्ट होता है, ठीक है। आगे ये जो पेट्यूल होते हैं कभी कभी बहुत ही ज्यादा डेलिकेट भी होते हैं, जो कि क्या करते हैं जनरली लीफ को एक फ्रेश एयर प्रोवाइड करने में भी हेल्प करते हैं। आगे बात करेंगे नेक्स्ट नंबर का पार्ट जो कि होता है आपका लेमिना, ठीक है। तो लेमिना वाला पार्ट होता है नेक्स्ट, ये क्या करता है बेटा, लेमिना होता है, इसको नेक्स्ट नाम क्या कहते हैं, इसको
एपीपोडियम वाला पार्ट कहते हैं। लेमिना क्या होता है, जनरली एक फ्लैट पार्ट होता है, और ये जो पार्ट क्या कहलाता है, इसके अंदर क्या मिलेंगे आपको, एक तो मेन वेन मिलेगी जिसको कहते हैं आप मिडरिव कहते हैं, और जो इसके अलावा इससे लेटरल ब्रांचेस निकलती हुई दिखती है, इसको क्या कहते हैं आप साइड वेन्स कह सकते हैं या फिर लेटरल वेन कहते हैं। जनरली आप लीफ ड्रॉ करते हैं ना, तो लीफ में आप मेन वेन ड्रॉ करते हैं ये वाली, एंड उसकी साइड से होकर के इस तरह से आप और अदर वेन्स भी ड्रॉ करते हैं। तो ये जो मेन वेन है उसको क्या कहते हैं आप, इसको मिडरिव कहेंगे, और साइड निकलने वाली होती हैं वो लेटरल वेन्स होती हैं। आगे बात करते हैं, सरफेस ऑफ लेमिना मे बी स्मूथ या हेयरी या स्टिकी या शाइनी, डिपेंड करता है कौन से वाले प्लांट की लीफ है या उसके अंदर ये इस टाइप का ये एडेप्टेशन शो करता है। ठीक है, अपर सरफेस ऑफ लेमिना इज कॉल्ड वेंट्रल या एडेक्सियल सरफेस कहते हैं, और बच्चे हमेशा इस वाले टर्म में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रखते हैं कि एडेक्सियल सरफेस कौन सी होती है और एबैक्सियल कौन सी होती है। तो जनरली आप सिंपल टर्म्स में अगर देखें बेटा, कि मान के चलिए ये एक स्टेम है और स्टेम से हमने यहाँ से एक लीफ निकाला है, ठीक है, तो आप जनरली लीफ को इस तरह से निकाल रहे हैं, तो ये स्टेम वाले पार्ट, अगर यहाँ पे कोई स्टेम हो तो जो सरफेस स्टेम के नियर बाय आ रही होगी वो क्या होगी, उसके एडेक्सियल होगी, ऐड करने वाली सरफेस। यानी आप इसको सिंपल टर्म में क्या कह सकते हैं कि स्टेम से ऐड करने वाली सरफेस क्या कहलाएगी, एडेक्सियल, और जस्ट अपोजिट सरफेस क्या कहलाएगी, इसकी एबैक्सियल होगी। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो आगे बात करते हैं यहाँ पे कि स्टिप्यूल्स क्या होते हैं। जनरली क्या होता है कि लीव्स में किसी लीव्स के नीचे से यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर निकलती है और उसको क्या कहते हैं आप, स्टिप्यूल्स। अगर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिस प्लांट्स के अंदर, तो उस प्लांट को हम क्या कहेंगे, स्टिपुलेट प्लांट है ये, और जिसके अंदर नहीं होता है उनको बोला जाता है एक्स स्टिपुलेटेड प्लांट है ये। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो आगे बात करते हैं, वेनेशन ऑफ लेमिना। लेमिना पर वेनेशंस प्रेजेंट होते हैं, यानी वेन्स का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसे होता है। अगर ये दो तरह का होगा, अगर हम बात करते हैं एक नॉर्मल केसेस में, आपको डायग्राम से समझाएं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक डायग्राम ये रहा, दूसरा डायग्राम ये रहा। तो बेटा इस केस में अगर हम बात करेंगे कि इसमें आप देखेंगे तो एक तो मिडरिब निकल रही है और साइड से ये लेटरल ब्रांचेस इस तरह से एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स बना रही हैं। तो ये जो वेनेशन होता है इसमें नेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। इस वेनेशन को क्या कहते हैं आप, रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वर्ड का मतलब ही होता है अपने आप में नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। जैसे आपने ईआर की फॉर्म में पढ़ा होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी इस एंडोप्लाज्मिक यानी एंडो मींस इनसाइड, प्लाज्मा के अंदर है, रेटिकुलम है यानी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फैला हुआ है, तो इसीलिए इसका नाम ईआर रखा गया था। ऐसे यहाँ पे रेटिकुलेट का मतलब क्या हो जाएगा, एक नेटवर्क या नेट लाइक स्ट्रक्चर्स है, बिखरी हुई है सारे में। और एक होता है दूसरा टर्म आपके लिए पैरेलल वेनेशन। पैरेलल किसे कहते हैं बेटा, कि जितनी भी यहाँ पे जो इसकी लेटरल ब्रांचेस हैं वो मिड रिब के ही पैरेलल फॉर्म में जा रही हैं इस तरह से। और इसके अलावा ये जो आपकी जो डिफरेंशिएट करता है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसको डिफरेंशिएट करता है, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स को। तो ये पैरेलल वेनेशन आपको किसमें देखने को मिलेगा, मेनली मोनोकॉट जितने भी होंगे उनके अंदर बेटा पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है, और जितने भी डाइकॉट्स होते हैं उनके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलेगा। तो दो तरह के वेनेशंस होते हैं, रेटिकुलेट एंड पैरेलल। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया हो तो इसी बात पे लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, आगे चलते हैं अब। टाइप्स ऑफ लीव्स। लीव्स के कितने टाइप्स होते हैं, दो तरह की लीव्स होंगी बेटा आपके पास में। पहली होती है सिंपल लीव होती है और दूसरी होती है कंपाउंड। सिंपल लीव का मतलब क्या होता है कि जिसमें मिडरिब और जो लीव लेमिना होता है वो कंप्लीट होता है, पूरा एकदम से इसको स्कैटर्ड फॉर्म में नहीं करता है, इसको डिवाइड नहीं करता, कोई इंसिजन्स इसके अंदर नहीं मिलते, तो इसको कहेंगे आप एक सिंपल लीव है। और जिसके अंदर आपको डिवाइड करने वाले इंसिजन्स दिखने लग जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा लेमिना जो होता है वो स्प्लिट हो जाता है, ये छोटी छोटी लीफलेट में डिफरेंट हो जाता है, तो इसको क्या कहते हैं आप, कंपाउंड लीफ है। ठीक है तो सिंपल लीफ में क्या होता है कि पूरा एक ही लीफ होती है, ये इस तरह से पूरी एक लीफ है जिसमें मिडरिब है पूरा एंड इसके अंदर वेनिशंस हैं। और कंपाउंड लीफ में क्या होता है कि ये जो पूरी एक ही लीफ थी, लीफ तो एक ही होती है लेकिन उसका अंदर जो मिडरिब है या वेनिशंस हैं वो इस तरह से उसने इसको इंसाइज किया हुआ है कि पूरी एक लीफ जो होती है वो छोटे छोटे लीफलेट्स में डिवाइड हो गई होती है, तो उसको क्या कहते हैं आप, ये क्या बन गया बेटा, कंपाउंड लीफ का फॉर्मेशन हो गया है यहाँ पे। ठीक है, ये कंपाउंड लीफ बन जाती है, पूरा एक मिडरिब ये है ना बीच वाली, जिसमें अंदर आपकी जो अदर वाली ये पूरा लेमिना था जो अलग अलग लीफलेट में इसको डिवाइड कर रहे हैं, पूरे के पूरे लेमिनाज हैं। आगे बात करेंगे कि ये जो कंपाउंड लीफ होता है इसको भी अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, दूसरा होता है पामेटली कंपाउंड लीफ। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ और पामेटली कंपाउंड लीफ में क्या डिफरेंस होता है, आप इसको डायग्राम से देखो कि इसके अंदर बेटा एक मिडरिब जा रही है और उसके दोनों ही साइड में
पूरी ओवरऑल मिडरिव या पूरी रैचिस को कवर करता हुआ, इसमें मिडरिव नहीं बोल सकते ना इसको टर्म को, इसलिए इसका जो मेन एक्सिस होता है ना, इसका नाम दिया जाता है बेटा रैचिस। ये टर्म्स में आपको ध्यान रख लेना एक बार। तो इसको मिडरिव तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो तो सिंपल के केस में बोल सकते हैं आप इसको मिडरिव, लेकिन इसको क्या बोल देंगे अब, इसको रैचिस कहेंगे। और रैचिस को कवर करते हुए ओवरऑल साइड में लीफलेट्स निकलते हैं। लीफ नहीं है ये, लीफलेट्स है, क्योंकि एक ही लीफ को स्प्लिट करके बनाए गए हैं, तो इसको बोलेंगे पिन्नेटली कंपाउंड। और अगर ये रैचिस ये रहा और इसके केवल टिप वाले पार्ट पर ही डिफरेंट टाइप के लीफलेट्स अरेंज कर दिए गए हैं, तो इसको क्या कहेंगे आप, पामेटली कंपाउंड। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, आई होप सो। आगे बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट है आपके लिए फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी किसे कहते हैं बेटा, फाइलोटैक्सी का मतलब होता है लीव्स का अरेंजमेंट कैसे होता है, तो उसको क्या कहते हैं आप, फाइलोटैक्सी। ठीक है, किसी भी स्टेम की ब्रांचेस पे लीव्स किस तरीके से अरेंज हैं, उसी अरेंजमेंट को कहेंगे आप फाइलोटैक्सी। जनरली कितने टाइप का होता है, यहाँ पे पढ़ेंगे इसके 3 टाइप्स। पहला टाइप कौन सा होता है बेटा, यहाँ पे होता है, पहला होगा ऑल्टरनेट टाइप का, दूसरा होता है अपोजिट, और तीसरा होता है वोल टाइप का। ऑल्टरनेट का मतलब क्या होगा कि आपके जो एक मेन स्टेम है, इधर साइड से एक लीफ निकली, देन उसी एक नोड पे केवल एक ही लीफ निकले, चाहे लेफ्ट साइड में निकले या राइट साइड में निकले, लेकिन एक नोड से एक लीफ निकलनी चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे आप, ऑल्टरनेट है। ठीक है, मान के चलिए ये एक नोड हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा नोड हो गया, तो यहाँ से निकली है तो उनको क्या कहेंगे, ऑल्टरनेट हो गया। लेकिन एक नोड पे 2 लीफ निकलने लग जाए तो उसको क्या कहेंगे, ये अपोजिट। क्योंकि मान के यहाँ मैं बताया था, यहीं से अगर मैं ये दूसरी लीफ भी निकाल दूं और ये वाले नोड से आप दूसरी लीफ यहाँ से निकाल दूं, तो अब ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अब अपोजिट। समझ में आ गया, एक नोड पे एक लीफ यानी कौन सा हो गया, ऑल्टरनेट। एक पे 2 निकल रहे हैं तो यानी अपोजिट हो गया, और एक पे बहुत सारे 2 से ज्यादा एक ही नोड पे निकल रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे बेटा, ये बन गया है पूरा वोल्ड लीफ, यानी पूरा का पूरा एक साइकिल टाइप का बन चुका है यहाँ पे। तो ये इस केस में इसको क्या कहेंगे आप, वोल्ड हो गया। इसमें कहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ पे इस तरह से नाम नहीं दिया जाएगा आपको, इसमें एग्जाम्पल से क्वेश्चन पुटअप करेंगे कि चाइना रोज में किस टाइप की फाइलोटैक्सी देखने को मिलती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना। आगे बात करेंगे बेटा इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस जनरली क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस। कोई भी फ्लोरल एक्सिस है उस पे फ्लावर किस तरीके से अरेंज है। कभी भी अगर बात करते हैं फ्लावर की, तो फ्लावर जनरली हमको 2 कंडीशन में देखने को मिलता है, एक तो होता है सॉलिटरी कंडीशन और एक होता है ग्रुप कंडीशन। सॉलिटरी का मतलब क्या होता है, जिसमें सिंगल फ्लावर लग रहा है, एक एक्सिस पर एक ही फ्लावर लग रहा है, तो उसमें कोई अरेंजमेंट की जरूरत ही नहीं आ रही। लेकिन एक एक्सिस पर एक से ज्यादा फ्लावर लग रहे हैं, यानी ग्रुप्ड कंडीशन है, तो और इन फ्लावर का आपको क्या कर, इसको क्या कहेंगे आप, इन्फ्लोरेसेंस बन चुका है, यानी बहुत सारे फ्लावर्स का गुच्छा बन गया, यानी इन्फ्लोरेसेंस बन गया है। अब इसका अरेंजमेंट क्या कहलाता है, ये कहलाएगा बेटा कि ये पूरा इन्फ्लोरेसेंस का, फ्लावर्स का अरेंजमेंट क्या कहलाएगा, इन्फ्लोरेसेंस कहलाएगा। अब बात करेंगे कि जनरली फ्लावर जो होते हैं कहाँ से बन के आते हैं बेटा, ये कहाँ से अराइज होंगे, फ्लोरल बड से अराइज होते हैं। अब इनकी हमको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या पढ़ना है, मेनली कि जो फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं और कौन से वाले प्लांट में कौन सा वाला इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा। तो आपका आंसर क्या होगा कि जनरली हमारे पास में 2 तरह के होते हैं बेटा, एक होता है रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस और दूसरा होता है साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस। पहला क्या बोला आपको, रेसिमोस, दूसरा होता है साइमोस। ये टर्म आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रेसिमोस टाइप की इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि मेन एक्सिस जो होता है, मेन एक्सिस या जिसको हम कह सकते हैं पेडंकल, जहाँ पे जो फ्लावर का मेन एक्सिस होता है ना उसको कहते हैं पेडंकल। ठीक है, ये कंटिन्यू टू ग्रो करता है। इसका मतलब क्या होता है कि इसके टिप पर कभी भी फ्लावर नहीं लगेंगे। अगर ये इसका पेडंकल वाला पार्ट है और मैंने यहाँ पर टिप पर ही इसका फ्लावर लगा दिया, या मैंने यहाँ से लेटरल ब्रांचेस निकल रही हैं और इसके टिप पर अगर मैंने फ्लावर लगा दिया, तो इसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए कभी भी जो इन्फ्लोरेसेंस लगेगा या पूरा फ्लावर का बंडल लगेगा ना, वो टिप पर नहीं लगाना है, जिसकी वजह से टिप तो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, यानी प्लांट की ग्रोथ अफेक्टेड नहीं होती है। प्लांट कंटिन्यूसली ग्रोथ करता है और ये फ्लावर्स कहाँ लगते हैं, ये इनकी एक्सिलरी कंडीशन में मिलेंगे, कभी भी टर्मिनल कंडीशन में इन्फ्लोरेसेंस नहीं लगता है। आगे समझ में एग्जाम्पल क्या होगा, और अगेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या होगा कि जो फ्लावर लगते हैं हमेशा किस ऑर्डर में लगेंगे, एक्रोपेटल ऑर्डर में मिलेंगे। एक्रोपेटल ऑर्डर का मतलब होता है बेटा ओल्डेस्ट फ्लावर एट द बॉटम एंड यंगेस्ट एट द अपर साइड। जो जितने भी ओल्ड होते जा रहे हैं ना फ्लावर,
वो नीचे आते जाएंगे और नए बनने वाले जो फ्लावर्स होते हैं वो ऊपर बनते चले जाते हैं। एक्रोपेटल ऑर्डर इसी को कहते हैं और इसके अपोजिट होता है बेटा वेसिपेटल, जिसमें अपोजिट होता है यानी जो यंग वाले होते हैं वो नीचे लगते हैं और जो ओल्ड वाले होते हैं वो ऊपर की ओर लगते हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। आगे बात करते हैं सेकंड टाइप का, कौन सा होता है बेटा, साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस, जस्ट अपोजिट होता है। ये रहा आपका पेडंकल वाला पार्ट और आप देख रहे होंगे पेडंकल के टिप पर ही क्या लग गया है, फ्लावर लग गया है, यानी जिसकी वजह से ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी इस टिप की, ठीक है। टर्मिनल होता है कंडीशन यहाँ पे फ्लावर की, उसमें कैसी थी, एक्सिलरी थी। नेक्स्टली इसमें फ्लावर कैसे ऑर्डर में अरेंज होते हैं बेटा, बेसिपेटल मैनर में मिलेंगे आपको, उसमें कैसी मैनर में थे, एक्रोपेटल में। दोनों में डिफरेंस करना हो पा रहा है आपसे, क्लियर है, इतना समझ में आया है या नहीं आया है, पहले आप मुझे कमेंट करके बताना है। आपको अगर ये समझ में आ रहा होगा तो इसको आपको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, एंड आपको सब्सक्राइब अभी नहीं किया हो तो करना है चैनल को, ठीक है। आगे बात करते हैं अब बात करते हैं यहाँ से इम्पॉर्टेंट आपके लिए अब स्टार्ट होने जा रहा है आपका ये चैप्टर का मेन पार्ट, यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ से आते आते धीरे धीरे अब टर्म्स थोड़े से और उलझे उलझे होने लग जाएंगे। चलिए फ्लावर की बात करते हैं। फ्लावर कैसी यूनिट होती है बेटा, इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जितने भी एंजियोस्पर्म्स होते हैं ना उन्हीं के अंदर ये फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। और कैसा पार्ट होता है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, यानी रिप्रोडक्शन करते हैं। इसकी जनरली बात करते हैं इसके पार्ट्स में, तो ये 4 वॉल्स होते हैं इसके अंदर। पहला होता है बेटा कैलिक्स, दूसरा होता है कोरोला, तीसरा होता है एंड्रोशियम और चौथा क्या होता है इसके लिए, गाइनोशियम वाला पार्ट होता है। ये चारों के चारों आपको याद होना चाहिए। कैलिक्स किसका ग्रुप होता है बेटा, सेपेल्स का ग्रुप होता है। कोरोला किसका होता है, पेटल्स का। एंड्रोशियम स्टैमेन और गाइनोशियम पिस्टिल, ठीक है। सेपल्स जो होते हैं वो किस कलर के मिलेंगे आपको, ग्रीनिश कलर के होते हैं। ये ग्रीन कलर पार्ट होता है जो कि क्या करता है, जनरली बड स्टेज में ये प्रोटेक्शन देने का काम करता है। आप देखते हैं ना कली, जितने भी कली के ऊपर ग्रीनिश कलर का पार्ट होता है जो उसको कवर करके रखता है, वही ग्रीन कलर का पार्ट क्या कहलाता है, उसका कैलक्स वाला पार्ट है। या हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस का काम भी करता है क्योंकि ग्रीन कलर है। पेटल्स जो होते हैं कैसे कलर के होते हैं बेटा, ये कलरफुल पार्ट होता है एक्सेप्ट ग्रीन कलर। कलरफुल पार्ट होता है, क्या करते हैं जनरली ये पॉलिनेशन के लिए प्लांट्स में क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। स्टैमिन जो होता है बेटा ये मेल पार्ट होता है, और पिस्टिल जो होता है ये कौन सा पार्ट होगा, फीमेल पार्ट होगा। ये आपके लिए टर्म्स क्लियर हो गए यहाँ तक के लिए। चलो आगे बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू फ्लावर। फ्लावर के केस में कौन कौन सी टर्म्स है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। चलिए बात करेंगे, पहला टर्म है आपके लिए बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी जिसके अंदर बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों ही प्रेजेंट हो ऐसा फ्लावर, यानी सेपल्स पेटल्स तो होंगे ही सही, उसके अंदर मेल एंड फीमेल यानी स्टैमेन एंड पिस्टिल भी प्रेजेंट होना चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल, या ऐसे फ्लावर को आप कंप्लीट फ्लावर भी कह सकते हैं। और दूसरा अपोजिट क्या हो जाएगा, यूनिसेक्सुअल, जिसमें केवल एक हो। अगर मेल होता है तो उस फ्लावर को क्या कहेंगे आप, स्टैमिनेट है, क्योंकि स्टैमिन प्रेजेंट है, और जिसके अंदर पिस्टिल ही पिस्टिल प्रेजेंट है, केवल फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, तो उसको क्या कहेंगे आप, पिस्टिलेट फ्लावर है। ये तो बहुत ही ईजी हो गया आपके लिए। आगे बात करेंगे मोनोशियस प्लांट। मोनोशियस फ्लावर नहीं होता, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, मोनोशियस प्लांट होता है। मोनो मतलब है सिंगल, यानी जिसके पास क्या होता है कि एक ही प्लांट के ऊपर दोनों ही ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। और दोनों ही टाइप के फ्लावर हो या दोनों ही मेल एंड फीमेल पार्ट जो होते हैं वो दोनों ही किस में हो, एक ही प्लांट होना चाहिए उस पे होगा, तो उस प्लांट को क्या कहेंगे आप, मोनोशियस। और डायोशियस, डाई मतलब दो प्लांट हो, यानी एक मेल प्लांट हो गया और दूसरा फीमेल प्लांट हो गया। प्लांट चेंज होती है, यहाँ पे आपको टर्म ध्यान रखना होता है। मोनोशियस में हम कन्वर्ट कर जाते हैं, मोनो मतलब सिंगल, मोनोशियस प्लांट का मतलब समझ लेते हैं कि हम जिसमें अंदर मेल हो या फीमेल हो एक ही चीज होनी चाहिए। यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि मोनोशियस का मतलब होता है जिस प्लांट के ऊपर, एक ही प्लांट के ऊपर दोनों ही ऑर्गन वाले फ्लावर प्रेजेंट होने चाहिए, मेल फ्लावर भी हो और फीमेल भी हो, केवल एक प्लांट पर होना चाहिए। और डायोशियस यानी दो प्लांट्स पर होना चाहिए, दो प्लांट यानी एक मेल प्लांट हो जाएगा और दूसरा फीमेल प्लांट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आता है आपके लिए मोनोकार्पिक प्लांट। मोनोकार्पिक का मतलब होता है ऐसा प्लांट जिसमें लाइफ में केवल एक ही बार फ्लावरिंग होती है और एक ही बार फ्रूटिंग होती है, और इसके बाद में उसमें कोई फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग नहीं होती है। नेक्स्ट आता है आपके टर्म में पॉलीकार्पिक, पॉली यानी मैनी, बहुत सारे कार्पिक होते हैं, बहुत टाइम पे वो लगातार वो फल देते रहते हैं क्योंकि उनमें बार बार फ्लावरिंग होती रहती है। आगे टर्म आता है सिमेट्री, इंपॉर्टेंट है आपके लिए बेटा, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, हम इसको कह सकते हैं रेडियल सिमेट्री या फिर रेगुलर सिमेट्री।
एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि किसी भी फ्लावर को आप इस तरह से किसी भी प्लेन से कट करें और इसके इक्वल टू हाफ्स आपको दिखाई देते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसके अंदर रेडियल सिमेट्री है। या फिर हम इसको प्लांट्स के केस में बात करते हैं तो इसको टर्म देते हैं आप एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है ये, ठीक है। दूसरा टर्म होता है जाइगोमॉर्फिक। जाइगो का मतलब होता है केवल और केवल वो एक वर्टिकल साइड से कट करने पर ही उसमें दो इक्वल हाफ्स दिखाई देते हैं, अदरवाइज किसी अदर प्लेन से अगर आप इसको कट करेंगे तो इक्वल हाफ्स आपको नहीं मिलेंगे। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं आप, बाइलेटरल सिमेट्री है इसके अंदर, या फिर हम कह सकते हैं इसको क्या कहते हैं, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एसिमेट्रिक या इरेगुलर टाइप का, यानी इसके अंदर किसी भी प्लेन से आप कट करें तो इक्वल हाफ्स नहीं ऑब्टेन होंगे, तो उसको क्या कहते हैं आप, ये एसिमेट्रिक फ्लावर है या फिर इसके अंदर इरेगुलर सिमेट्री मिलती है। आगे बात करेंगे इंसर्शन ऑफ फ्लोरल लीव्स। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि फ्लोरल लीव्स का इंसर्शन कैसे होता है, किस कंडीशन में होता है। पहला टर्म है आपके लिए हाइपोगाइनस। हाइपो का मतलब होता है बेटा, हाइपो टर्म को अगर आप स्प्लिट करके देखेंगे तो हाइपो मतलब होता है बेटा बिलो, और गाइनस यानी यहाँ पे गाइनोसियम की बात हो रही है, यानी जितनी भी फ्लोरल लीव्स हैं, फ्लोरल लीव्स से मतलब क्या होता है, गाइनोशियम को छोड़कर, यानी गाइनोशियम की बात करेंगे तो उसमें कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं, इसके अंदर आ जाता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी वाला पार्ट, ठीक है। तो इसको छोड़ करके बाकी के अदर पार्ट जैसे कि कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, स्टैमेन हो गया, ये सभी कहाँ बात कर रहे हैं, ये सेपल्स, पेटल्स, स्टैमेन्स आर सिचुएटेड बिलो दी ओवरी, यानी ये यहाँ पे कहाँ होता है, बिलो गाइनोशियम। ये टर्म अपने आप में कह रहा है कि अगर हम बात करते हैं, ये देखिए अगर आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं आपको, ये किसका स्ट्रक्चर बेटा, गाइनोशियम का स्ट्रक्चर है ना। और ये कहाँ लोकेटेड है, इसके हाइपोथैलेमस वाले पार्ट में, यहाँ पे ये थैलेमस हो गया नीचे, ये यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर मैं यहाँ पे टर्म दे रही हूँ हाइपो है ये, तो यहाँ से जो जितनी वाली ये जो कंडीशंस हैं, जितना भी आपके जो फ्लोरल लीव्स निकलेंगी, ये सब की सब इसके नीचे से निकालनी है आपको, यानी ओवरी हमेशा ऊपर रखना है। बाकी जितने भी आपकी फ्लोरल लीव्स हैं, सेपल्स, पेटल वगैरह जितने भी हैं, वो सब कहाँ से निकलेंगे बेटा, नीचे वाले पार्ट से निकलेंगे। तो इस केस में ओवरी ऊपर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो ऐसी ओवरी को क्या कहा जाता है, दिस ओवरी इज नोन एज सुपीरियर ओवरी। ये टर्म आपको ध्यान रखना है, सुपीरियर ओवरी हाइपोगाइनस कंडीशन में मिलती है। नेक्स्टली टर्म होती है आपके लिए पेरीगाइनस कंडीशन। पेरी का मतलब होता है पैरेलल चल रहा है, यानी ना तो ये ऊपर है ना ये नीचे है, इसमें पैरेलल कंडीशन में होता है। यानी अगर मैं यहाँ पे फिर से एक डायग्राम बना के दिखाऊं तो यहीं से होकर के आपको पेटल्स, एप्पल्स निकले, तो ऐसी कंडीशन को क्या कह देते हैं आपको, ये क्या है बेटा, पेरीगाइनस कंडीशन है। और नेक्स्ट आपके लिए आता है बेटा एपीगाइनस कंडीशन। एपी का मतलब होता है जहाँ पे ओवरी वाला पार्ट जो होता है, एपी मतलब होता है बेटा अबव, है ना, और गाइनस यानी गाइनोशियम, यानी गाइनोशियम के ऊपर से निकल रहे हैं। तो यहाँ पे थैलेमस थोड़ा सा ऊपर हो जाता है और जितने भी आपके कंटेंट होते हैं वो यहाँ से निकलते हैं, ऊपर से निकलते हैं। तो ऐसी केस में ओवरी नीचे हो जाती है। तो ओवरी नीचे होगी तो इससे वाली ओवरी को क्या कहते हैं आप, इंफीरियर ओवरी है। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये सुपीरियर ओवरी एंड इंफीरियर ओवरी का कंडीशन मतलब समझ आ गया आपको वर्ड, कि इंफीरियर ओवरी किसे कहते हैं, एपिगाइनस कंडीशन में इंफीरियर मिलेगी और हाइपो वाले केस में आपको सुपीरियर ओवरी मिलेगी। बस आपको टर्म से कंफ्यूज नहीं होना है। हम भी सोचते हैं कि एपिगाइनस है तो सुपीरियर कर देते हैं, ऐसा नहीं। एपी मतलब अबव, गायनस यानी गायनोशियम, गायनोशियम के ऊपर, सब कुछ गायनोशियम के ऊपर होगा तो गायनोशियम तो अपने आप नीचे हो जाएगा ना, यानी ओवरी तो अपने आप नीचे हो जाएगी। तो ओवरी कैसे हो जाएगी, इसकी इंफीरियर हो जाएगी। ठीक है, वर्ड को स्प्लिट करो देन अपने आप आंसर आपका आ जाएगा। आगे बात करते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर। चल पार्ट्स की बात करते हैं बेटा। इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स मिलेंगे आपको, ये देखिए पार्ट जनरली दो तरह के होते हैं यहाँ पे। एक तो होता है पोस्टीरियर पार्ट होता है और दूसरा क्या होता है इसका एंटीरियर पार्ट। जनरली क्या होता है बेटा, जो फ्लावर आपका जो पार्ट होता है, फ्लावर का जो भी पार्ट होता है वो इसकी मदर एक्सिस के नियर बाई होगा तो वो क्या कहलाएगा उसका पोस्टीरियर, और जो उससे दूर होगा वो क्या कहलाएगा इसका एंटीरियर पार्ट। इसके अलावा ब्रैक्ट्स की क्या करते हैं, ब्रैक्ट्स क्या होते हैं, ये रिड्यूस्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जो कहाँ मिलेंगे आपको, पेडिसिल यानी जहाँ से फ्लावर ओरिजिनेट होता है वहाँ के उसके पास में मिलेंगी। तो अगर ये ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं तो उस फ्लावर को क्या कहते हैं आप, ब्रैक्टिएट है। और अगर ये ब्रैक्ट्स एब्सेंट होते हैं तो उस फ्लावर को क्या कहेंगे आप, ई ब्रैक्टिएट फ्लावर होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। पेडिसिल क्या मतलब होता है, फ्लावर का स्टॉक। जहां से अगर हम बात करते हैं, फ्लावर जनरली कभी कभी डायरेक्टली ब्रांच से भी निकलता है, कभी कभी इसमें एक छोटा सा स्टॉक भी लगा होता है। अगर जिस फ्लावर में स्टॉक लग रहा होगा वहां से ये, हमने उसे कभी फ्लावर तोड़ने जाते हो
तो आप एक छोटी सी इसमें स्टॉक से तोड़ के लेके आते हो, तो इसका मतलब आपने कौन से वाले पार्ट को उसको कट किया है, दैट इज द पेडिसल पार्ट। तो अगर उसके अंदर पेडिसल प्रेजेंट होगा तो उस प्लांट को क्या कह देंगे, पेडिसिलेट है ना, और इसके अंदर पेडिसल एब्सेंट होगा उसको क्या बोलेंगे आप, नॉन पेडिसिलेट फ्लावर है। आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया ये मुझे आपको बताना है। कहीं भी आपको कोई डाउट लग रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आप ब्रैक्टियोल्स क्या होते हैं, थैलेमस, टॉरस एंड रिसेप्टेकल की बात कर लेते हैं। चलिए क्या होता है बेटा, रिसेप्टेकल, स्वॉलन टिप ऑफ द पेडिसल इज कॉल्ड थैलेमस, यानी जो पेडिसल का स्वॉलन वाला पार्ट होता है ना, जहाँ से फ्लावर लग रहा था, जहाँ पे उसकी ओवरी वाला पार्ट सेटअप हो रहा था, तो उसको क्या कहते हैं, उसका थैलेमस वाला पार्ट कहते हैं। ठीक है, देन इसके अलावा बात करते हैं आगे कैलिक्स का। कैलिक्स मैंने आपको बता ही दिया है अभी भी, कैसे कलर का होता है भाई, ये ग्रीन कलर का होता है। किसका ग्रुप होता है, सेपल्स का ग्रुप होता है। कंडीशन यहाँ पे अप्लाइड क्या होता है कि जितने, जब अगर सारे सेपल्स फ्री फॉर्म में होते हैं, जितने भी उसके अंदर सेपल्स हैं अगर वो फ्री है, ग्रीनिश कलर के पार्ट अलग अलग हैं, तो ऐसी कंडीशन को क्या बोला जाता है बेटा, ये कंडीशन क्या कहलाएगी, ये कहलाएगा पॉलीसिपेलस कंडीशन। यहाँ पे पॉली वर्ड होता है मैनी, और सिपेलस का मतलब होता है यहाँ पे सेपल से है। यह वर्ड अपने आप में यहाँ पे छिपा हुआ है, सेपल्स, यानी सेपल्स हैं, बहुत सारे सेपल्स हैं, फ्री हैं, कोई किसी से अटैच नहीं है। और इसके अपोजिट क्या होता है बेटा, गैमोसिपेलस। गैमो का मतलब होता है फ्यूज्ड, गैमो मीन्स फ्यूज्ड, और सेपल यानी अपने आप में कह रहा है कि ये सेपल्स हैं जो कि फ्यूज्ड फॉर्म में आपस में फ्यूज हो चुके हैं, तो उसको क्या बोल देंगे आप, गैमोसिपेलस कंडीशन है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से कि पॉलीसिपेलस किसे कहते हैं, गैमोसिपेलस किसे कहते हैं। और अगर यही टर्म में आपको पेटल्स के लिए इस्तेमाल करने के लिए बोलूँ तो आप क्या बोलेंगे, पॉलीपेटैलस, गैमोपेटैलस, यानी पेटल्स वर्ड आ गए उसके अंदर, तो अपने आप समझ जाना कि पॉली मतलब मैनी, बहुत सारे पेटल्स है, फ्री फॉर्म में है तो पॉलीपेटैलस, एंड बहुत सारे पेटल्स है, गैमो यानी फ्यूज्ड फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा टर्म, गैमोपेटैलस। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट। ये आपके लिए फ्लावर का डायग्राम हो गया है ना, इस डायग्राम को ढंग से एक बार देख लो, फिर आगे चलते हैं। क्या कहता है भाई डायग्राम के क्या क्या पार्ट है बेटा, यहाँ पे आपको ग्रीनिश पार्ट दिखाई दे रहा है। सबसे पहले देखो ये इसका स्टॉक वाला पार्ट दिख रहा है, दिस इज नोन एज पेडिसल। और पेडिसल का जो स्वॉलन वाला पार्ट होता है, यहाँ का पार्ट ये क्या कहलाता है बेटा, थैलेमस वाला पार्ट है। यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रीन कलर का पार्ट है, दिस इज नोन एज कैलिक्स। और कैलिक्स का ग्रुप क्या कहलाएगा, सॉरी कैलिक्स किसका ग्रुप होता है, सेपल्स का ग्रुप होता है। और ये वाला पार्ट क्या है बेटा, ये पेटल्स है, पेटल्स का ग्रुप क्या कहलाएगा, कोरोला। देन इसके बाद में हम यहाँ देखेंगे कि ये वाला एक स्ट्रक्चर आपको दे रखा है, ये वाला पूरा पार्ट, दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, और इसको क्या कहते हैं आप, गाइनोशियम या पिस्टिल कहते हैं। और आपके सेकेंडली देखेंगे ये वाला पार्ट, दिस इज द मेल पार्ट, दिस इज ऑल्सो नोन एज एंड्रोशियम या मेल पार्ट होता है, स्टैमिन होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे आप। चलिए अब किसी किसी फ्लावर में क्या होता है बेटा कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो सेपल्स होते हैं वो पेटल्स के साथ में फ्यूज हो जाते हैं, और अगर सेपल्स पेटल्स आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो एक नया वर्ड बन के आ जाएगा, वो वर्ड क्या होगा, दैट इज कॉल्ड टैपल्स। ये वर्ड भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेपल्स प्लस पेटल्स इज इक्वल टू टैपल्स। टैपल्स अगर टर्म आ जाए तो समझ लेना कि हम सेपल्स एंड पेटल्स की फ्यूज फॉर्म की बात कर रहे हैं। आगे बात करेंगे एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या होता है कि बेटा सेपल्स हैं या पेटल्स हैं किसी भी फ्लोरल कंडीशन में अगर हम बात करेंगे तो उसमें ये किस तरह से अरेंज हो रहे हैं, जो पेटल्स हैं पूरी के पूरी वो किस तरह से अरेंजमेंट शो कर रहे हैं, उनका अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है, उनका एस्टिवेशन कहलाता है। और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, डायग्राम दिखा दिया जाएगा, आपको आइडेंटिफाई करना है एस्टिवेशन का। आपको इसी एस्टिवेशन की बेसिस पे फ्लोरल फॉर्मूला में भी क्वेश्चन आते हैं कि आपको एक फ्लोरल फॉर्मूला दे दिया जाए और उसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा वाला एस्टिवेशन है। तो देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से एस्टिवेशन देखने को मिलेंगे। पहला होता है बेटा आपके लिए वेलवेट एस्टिवेशन। वेलवेट एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है कि जितने भी पेटल्स है ना वो सब एक दूसरे के एकदम लगातार अरेंज हो रहे हैं, कोई आगे पीछे नहीं है, सबके सब एक दूसरे से अटैच्ड हो रखे हैं। ठीक है, तो ऐसे वाले एस्टिवेशन को क्या कहते हैं आप, वेलवेट कंडीशन है। एग्जांपल क्या होगा इसका, कैलोट्रोपिस होगा। नेक्स्ट होता है ट्विस्टेड। ट्विस्ट का मतलब होता है एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, इस तरह से होता है। तो आप इसमें डायग्राम अच्छे से देख लो बेटा, इसको इसमें ये पेटल दिखा रहा है, ये पे एक अंदर गया, ये बाहर आ गया,
फिर ये अंदर गया तो ये बाहर आ गया, फिर ये अंदर गया, ये बाहर, अंदर बाहर अंदर बाहर, यानी इसमें सबके सब अंदर बाहर ही होते हैं, इसको कहते हैं आप ट्विस्टेड। ठीक है, नेक्स्टली बात करेंगे। नेक्स्ट क्या आता है आपके लिए, इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट का मतलब क्या होता है कि दो अंदर दो बाहर, एक पूरी तरह से अंदर हो जाएगा। देखो पूरा एक अंदर, पूरा एक बाहर होगा, बस कंडीशन क्या है यहाँ पे, एक पूरा अंदर होगा, एक पूरा बाहर होगा, बाकी सब अंदर बाहर हो जाएंगे। तो ये अंदर बाहर हो गया, ये अंदर बाहर हो गया, ये भी अंदर बाहर हो गया। ठीक है, अंदर बाहर आपको अगर नहीं समझ में आ गया होगा कि इसको कह रहे हैं हम यहाँ पे, तो बेटा एक चीज और देख लो, इसको अगर मैंने इसको इस तरह से अरेंज किया, एक पेटल बनाया, देन उसके यहाँ से मैंने दूसरा पेटल बना रही हूँ, तो यानी देखो कि ये बाहर दिखा रहा होगा और ये इसके अंदर आ रहा होगा, यानी एक पेटल दूसरे को इस तरह से सुपर इम्पोज करता है, तो इसको क्या कह रहे हैं हम, अंदर बाहर टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पे फिर दूसरा देखो इस तरह से, यानी इस वाले पेटल ने इस वाले पेटल को इम्पोज करके रख रखा है, इसको कवर करके रख रखा है, तो इसको क्या कहेंगे आप, इसने अंदर बाहर कर लिया। तो इसमें इम्ब्रिकेट वाले पार्ट में क्या होता है कि एक पूरी तरह से अंदर होता है, एक पूरी तरह से बाहर होता है, बाकी सारे अंदर बाहर होते हैं। नेक्स्ट लास्ट आता है आपके लिए वैक्सिलरी। वैक्सिलरी में क्या होता है कि एक बहुत बड़ा होता है जो दो को कवर कर रहा होता है, और बाकी के जो दो होते हैं वो आपस में फ्यूज होके कॉमन बना लेते हैं। तो ये देखोगे आप यहाँ पे, एक बहुत बड़ा है जिसने दो पार्ट को कवर किया हुआ, ये एंड बाकी के जो नीचे के दो हैं वो आपस में फ्यूज हो चुके हैं, ये दोनों आपस में फ्यूज हो गए हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं आप, वैक्सिलरी टाइप का है ये। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे। एंड्रोशम के स्ट्रक्चर, ये आपके लिए बहुत ही कॉमन सी चीज है कि भाई एंड्रोशम जनरली किस किस से मिलकर बना हुआ होता है। तो एंड्रोशम में देखेंगे आप बेटा, इसमें ऊपर इस तरह से एंथर होता है, ये वाला पार्ट इसका, और नीचे वाला पार्ट क्या कहलाएगा, इसका फिलामेंट होगा। ठीक है, एक एंथर होता है और एक क्या होता है इसके अंदर बेटा, फिलामेंट वाला पार्ट होता है। एंथर की बेसिस पे जनरली क्या होता है, यहाँ पे एंथर यूजुअली कैसा होता है बेटा, बाइलोब्ड होता है या बाइथिकस होता है। कभी कभी एंथर ऐसा होता है जो कि मोनोथिकस हो सकता है, या फिर सिंगल एक ही लोब इसके अंदर प्रेजेंट होती है। कंडीशन ये क्या होती है यहाँ पे कि अगर किसी भी स्टैमिन के जितने भी एंड्रोशियम जो होते हैं उसमें जितने भी स्टैमिन्स हैं वो सब फ्री होंगे एक दूसरे से, तो इस कंडीशन फ्री के लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं, पॉली यूज करते हैं, और फ्यूज करने के लिए क्या यूज करते हैं बेटा, गैमो कंडीशन यूज करते हैं। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, अगर जितने भी स्टैमिन्स होते हैं वो मेनली अगर फ्री होते हैं तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, पॉलीएंड्रस कंडीशन कहते हैं। क्लियर है, चलिए अब बात करते हैं कोहेजन ऑफ स्टैमिन। स्टैमिन का कोहेजन, कोहेजन का मतलब क्या होता है, आप जो ये टर्म है बेटा आपके लिए दो टर्म है, एक होता है कोहेजन, दूसरा होता है एडिशन। कोहेजन का मतलब होता है अपने ही जैसे मॉलिक्यूल्स के साथ में अटैच हो जाना, क्या कहलाता है, कोहेजन। और डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के साथ में अटैच हो रहेंगे तो उसको क्या कहेंगे आप, एडिशन। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल तो है नहीं, यहाँ केस में क्या होता है कि ये जो एंथर है और ये फिलामेंट है, यानी किसका पार्ट है, स्टैमिन का पार्ट है। तो अगर ये दोनों आपस में ही इस तरह से अटैचमेंट दिखा रहे हैं, फ्यूजन दिखा रहे हैं आपस में, क्योंकि है तो एक ही पार्ट, एक ही चीज का पार्ट, वो क्या है, स्टैमिन का पार्ट है, तो दोनों आपस में ही एक दूसरे को शो कर रहे हैं फ्यूजन, तो इसको क्या कहेंगे आप, कोहेजन हो रहा है। और अगर ये स्टैमिन मान लीजिए कैलिक्स के साथ फ्यूज हो रहा है, कोरोला के साथ फ्यूज हो रहा है, किसी डिफरेंट पार्ट के साथ में फ्यूज हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे आप, एडिशन। तो इसमें कंडीशन क्या बेटा, पहला कंडीशन है पे एडल्फस। एडल्फस का मतलब होता है कि जितने भी फिलामेंट होते हैं वो फ्यूज हुए हैं, जितने भी इसके स्टैमिन्स जो होते हैं वो केवल सारे के सारे फिलामेंट्स इसके फ्यूज हो चुके हैं, उसको कहेंगे आप एडल्फस कंडीशन है। अगर मोनो एडल्फस यानी सारे के सारे फिलामेंट एक ही बंडल बना रहे हैं, बाई या डाई एडल्फस कौन से होते हैं, जिसमें सारे फिलामेंट ने दो बंडल्स में बना रहे हैं। पॉली एडल्फस का मतलब क्या होगा कि सारे फिलामेंट दो या दो से ज्यादा बंडल्स में अरेंज हो रहे हैं। स्टैमिन, इसका जो एंथर वाला पार्ट है वो तो अलग अलग है, बस क्या फ्यूज हो गया, जितने भी इसके फिलामेंट वाला पार्ट था वो फ्यूज हो गया, इस पे एंथर यूं इस तरह से अलग अलग लग रहे होंगे। ठीक है, इसको कहते हैं यहाँ पॉली एडल्फस कंडीशन हो रही है। यहाँ पे आगे कंडीशन क्या होती है बेटा, यहाँ पे कि यहाँ पे होता है सिनेंजेनस, इसके अंदर एंथर्स यूनाइट होते हैं, एंथर फ्यूज हो जाएंगे, फिलामेंट फ्री रहेंगे, उस कंडीशन को क्या कहते हैं आप, सिनेंजेसियस कंडीशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है सिनेंड्रस कंडीशन। सिनेंड्रस के अंदर क्या होता है कि व्हेन एंथर्स एज वेल एज फिलामेंट्स ये दोनों ही यूनाइट होकर के पूरी एक कॉमन ट्यूब बना लेंगे, जितने भी एंथर है जितने फिलामेंट है सबके सब कंबाइंड हो चुके हैं, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं आप, सिनेंड्रस कंडीशन। समझ में आ गया आपको, चलिए आगे बात करेंगे। एडिशन, एडिशन बताया था अभी आपको, किसी अदर के साथ में फ्यूज हो रहा है स्टैमिन,
जैसे एपीपेटैलस, पेटैलस का मतलब क्या होता है, पेटल्स, यानी स्टेमन किसके साथ फ्यूज हो चुके हैं, पेटल्स के साथ में, एपीपेटैलस। एपीफिलस जिसमें स्टेमन्स किसके साथ अरेंज हो चुके हैं, टेपल्स। टेपल्स किसे कहा था हमने, सेपल्स प्लस पेटल्स को कंबाइंड होकर क्या कहा था आपने, टेपल्स कहा था। और नेक्स्ट आता है गायनेंडस, यानी इसके अंदर किसके साथ में हो चुका बेटा, गायनोशियम के साथ में अटैच हो गया है, तो इसको कंडीशन क्या कहेंगे, गायनेंडस कंडीशन कहते हैं। आगे बात करेंगे, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपके, है ना अच्छे से। आगे बात करेंगे बेटा हम आपके लिए पिस्टिल की। पिस्टिल यानी इसका गायनोशियम वाला पार्ट है, फीमेल पार्ट की बात करेंगे। फीमेल पार्ट जनरली कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है इसका, एक तो ऊपर का फ्लैट पार्ट होता है, फिर नीचे नैरो ट्यूब आती है, देन उसके बाद में ये इस तरह से बेस में स्वैलन पार्ट होता है। इसको क्या कहते हैं आप, स्टिग्मा कहते हैं। क्या काम करता है, वही पोलन ग्रेन्स को रिसीव करने का काम करेगा। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको क्या कहते हैं, स्टाइल कहेंगे। नेक्स्ट आता है ओवरी वाला कंडीशन होती है, ठीक है, ओवरी प्रेजेंट होता है, ओवरी के अंदर आपको क्या मिलेगा, ओव्यूल मिलेगा। यहाँ तक आया समझ में आपको, अच्छे से क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलो बात करते हैं, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी अभी हमने आपको समझा ही दिया पूरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, गायनोशियम जो होता है बेटा मोनोकार्पलरी भी हो सकता है, यानी जिसके अंदर केवल एक ही कार्पल होगा, या फिर मल्टी कार्पलरी भी हो सकता है, इसमें एक से ज्यादा कार्पल प्रेजेंट होगा, तो उसको क्या कह सकते हैं आप, मल्टी कार्पलरी कंडीशन होगी। पॉली कार्पलरी का मतलब क्या होता है कि जिसमें कार्पल्स हैं वो अलग अलग प्रेजेंट है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एपोकार्पस कंडीशन, क्या होगा कि एपोकार्पस का मतलब क्या होता है कि जब ये पॉली कार्पलरी कंडीशन को आप क्या कह सकते हो, एपोकार्पस कंडीशन कह सकते हो। और जितने भी कार्पल्स हैं अगर ये फ्यूज हो जाएं तो इसको क्या बोल देंगे बेटा, सिन कार्पस। सिन ये का मतलब अगेन वही है, जोड़ना, ठीक है, सिन यानी जुड़ जाना। तो यहाँ पे सिन कार्पस कंडीशन का मतलब क्या होता है कि जितने भी कार्पल्स हैं वो आपस में फ्यूज हो गए हैं, तो क्या बना रहे हैं, ये सिन कार्पस कंडीशन बना रहे हैं। आगे बात करेंगे, चैम्बर्स इनसाइड द गायनोशियम इज नोन एज लोक्यूल। जहाँ पे ओव्यूल लगता है ना, वो पर्टिकुलर पार्ट क्या कहलाता है, उसका लोक्यूल वाला पार्ट कहलाता है, ठीक है। चलो कोई भी अगर हम ओवरी की बात करते हैं तो वो कैसे हो सकते हैं, यूनिलोक्यूलर हो सकती है यानी सिंगल लोक्यूल वाली, या फिर एक से ज्यादा यानी मल्टी लोक्यूलर ओवरी भी प्रेजेंट हो सकती है। और इंपॉर्टेंट आता है आपके लिए प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन का मतलब क्या होता है कि ओवरी में ओव्यूल प्रेजेंट होता है, तो ओव्यूल में जो अरेंजमेंट है कि ओव्यूल किस तरीके से अरेंज हो रखा है, किससे, ओवरी से, ओवरी की वॉल से, वहां से न्यूट्रिशन एब्जॉर्व कर रहा है, तो वो किस टिश्यू से अरेंज होता है, प्लेसेंटा से। तो प्लेसेंटा का अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है बेटा, प्लेसेंटेशन कहलाता है, ठीक है। तो प्लेसेंटेशन कितने टाइप के होते हैं, फर्स्ट वन इज द मार्जिनल प्लेसेंटेशन। मार्जिनल का मतलब होता है टिप पर लगने वाले, मार्जिन पे। जैसे मान के चलिए आपने कभी मटर खाया होगा, तो मटर में देखेंगे बेटा इस तरह से हम, तो यहाँ से ये मार्जिन है, यहाँ पे आप इस तरह से इनके जो सीड्स होते हैं वो ऐसे अरेंज दिखाते हो, है ना। तो यहाँ पे इस तरह से मार्जिन पे सारे के सारे जो सीड्स होते हैं, और सीड किससे बने हुए हैं, आगे जाके ओव्यूल से बने ना, तो इसलिए ओव्यूल्स का अरेंजमेंट इस तरह से मार्जिन पे था। तो इस वाले प्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं आप, मार्जिनल प्रेजेंटेशन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पी, मटर खा रखी है ना, उसमें ध्यान रखेगा आप। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट होता है पेराइटल। पेराइटल का मतलब क्या होता है कि जो ओवरी होती है ना बेटा, वो जनरली यूनिलोक्यूलर होती है, एक ही लोक्यूल वाली होती है। मार्जिनल में भी यूनिलोक्यूलर होती है, एक ही लोक्यूल वाली होती है। लेकिन इसमें ओवरी की जो वॉल होती है ना बेटा, उस पे आकर के इस तरह से ओव्यूल्स अरेंज होते हैं, ठीक है, ऐसे। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, मस्टर्ड हो जाएगा। इसमें पेराइटल वाली फॉर्म, जो इसकी जो वॉल है ना बाहर वाली, पेरिफेरी वाली वाल, उससे जाकर के ये ओव्यूल इस तरह से अरेंजमेंट लेते हैं। और अगर बात करते हैं नेक्स्ट एक्साइल। एक्साइल का मतलब क्या होता है, इसके सेंटर वाले पार्ट से होगा, और इसमें जो ओवरी होगी वो मल्टी लोक्यूलर होगी, यानी बहुत सारे लोक्यूल्स में डिवाइडिंग होगी इस तरह से, एक लोक्यूल, दो लोक्यूल, तीन लोक्यूल, इस तरह से मैंने 3 लोक्यूल बना दिए यहाँ पे। अब इन लोक्यूल्स में से आप यहाँ पे इस तरह से ओव्यूल निकाल दीजिए। कभी आपने खीरा खाया हो तो खीरे में भी देखना, आप बीच में सेंटर में से ऐसे बीज निकलते हैं, उसमें अंदर से देखेंगे डिजाइन देखना। अभी खीरा ककड़ी बहुत चलेगी, तो आप आराम से उसको देख सकते हैं, गोल कट करके देखना उसको, आराम से आपको ये वाला अरेंजमेंट देखने को मिल जाएगा। यानी एक्साइल कंडीशन आपको कौन से वाली कंडीशन मिलती है, आपको टमाटर के अंदर, नींबू के अंदर, खीरा के अंदर आपको कौन सी कंडीशन मिलेगी, आपको एक्साइल प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बात करते हैं जनरली फ्रूट के बारे में। फ्रूट से कोई क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनते हैं, बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि फ्रूट की जो स्ट्रक्चर होती है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तो होता है उसका आउटर मोस्ट पार्ट होता है, दिस इज नोन एज पेरिकार्प, और द इनर मोस्ट पार्ट इज सीड वाला पार्ट होता है, ठीक है, पेरिकार्प होता है। एंड नेक्स्ट इनर वाला पार्ट क्या कहलाता है, इसका सीड वाला पार्ट होता है। फ्रूट किससे बनते हैं जनरली, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है, सीड में,
और जो ओवरी होती है वो किस में कन्वर्ट होती है बेटा, फ्रूट में कन्वर्ट होती है, इसीलिए फ्रूट के अंदर हमेशा सीड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बिना फर्टिलाइजेशन के ही ओव्यूल जो होता है वो कभी कभी किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ओवरी होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे फ्रूट्स को क्या कहते हैं आप, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं, और ये प्रोसीजर क्या कहलाती है, पार्थेनोकार्पी कहलाएगी, ठीक है। आगे बात करेंगे आप नेक्स्ट। चलो जनरली क्या होता है, ड्रूप फ्रूट की बात करेंगे। ड्रूप फ्रूट आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है यहाँ से कि ये फ्रूट किससे डेवलप होते हैं बेटा, मोनोकार्पलरी या फिर मल्टी कार्पलरी। ओवरी कैसी भी हो सकती है, सिंगल भी हो सकती है, एक सीड वाली या बहुत सारी सीड वाली भी हो सकती है। सिनकार्पा सुपीरियर ओवरी होगी, लेकिन इसमें वन सीडेड होगी। इन दीज फ्रूट्स एंडोकार्प इज हार्ड एंड स्टोनी। इनका जो एंडोकार्प वाला पार्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, स्टोनी होता है। अगर आप मैंगो के अंदर देखेंगे तो वहाँ पे अंदर सीड वाला पार्ट होता है ना, अंदर से गुठली निकलती है, तो गुठली वाले पार्ट को देखना, उसके वाले पार्ट में बहुत ही हार्ड वाला पार्ट होता है, अंदर वाला पार्ट, ठीक है। तो इनका जो एडिवर फ्लैशी पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, मीजोकार्प। जो आप मैंगो का जिस पार्ट को यूज करते हैं ना वो मीजोकार्प होता है। ऐसे ही कोकोनट में देखेंगे तो उसका एपिकार्प वाला पार्ट होता है, वो बहुत ही पतला होता है। सबसे ऊपर वाला कोकोनट का रफिश पार्ट होता है, वो उसका क्या होता है, एपिकार्प। फिर उसके नीचे एक हार्ड पार्ट आ जाता है, वो क्या होता है, इसका मीजोकार्प होता है। और एंडोकार्प वाला व्हाइटिश कलर का पार्ट होता है जिसको आप खाते हो, वो वाला पार्ट क्या होता है, इसका एंडोकार्प वाला पार्ट होता है। और जो नारियल का पानी आप पीते हो ना, दैट इज द एंडोस्पर्म पार्ट ऑफ दैट कोकोनट, ठीक है। नारियल पानी क्या होता है, उसका एंडोस्पर्म होता है, जो कि बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है नेचर में। क्लियर? ये डायग्राम आपके लिए हो गया, एपिकार्प हो गया, ये मीजोकार्प हो गया मैंगो के केस में, और ये सीड वाला पार्ट हो गया। और सीड की जो लेयर होती है जहाँ पे सीड लोकेटेड होता है वो क्या होगा, इसका एंडोकार्प होगा। क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि मैंगो का कौन सा वाला पार्ट खाने में आता है, मीजोकार्प, एपिकार्प या कौन सा वाला कार्प, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आगे चलते हैं, सीड से क्वेश्चंस। सीड क्या होते हैं बेटा, ओव्यूल से बनते हैं सीड्स, है ना, जनरली फर्टिलाइजेशन के बाद में बनते हैं सीड्स। सीड जनरली होते हैं वो दो तरह के, जो सीड लीव्स होती है उनसे कवर्ड रहते हैं, या तो वो सिंगल सीड लीव से कवर्ड रहेंगे तो उनको कहेंगे मोनोकॉटिलेडन्स हैं ये, और अगर हम बात करते हैं ये दो कॉटिलेडन से कवर्ड रहेंगे तो हम क्या कहेंगे, ये डाइकॉट्स हैं, ठीक है। डाइकॉट या फिर मोनोकॉट की बात करेंगे। इसके अंदर अगर स्ट्रक्चर बात करते हैं तो सीड में एक तो एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस यानी जहाँ पे उसका एम्ब्रियो वाला पार्ट प्रेजेंट है। अगर आप सीड को पानी में डाल दोगे तो सीड कहते हैं ना जर्मिनेट हो जाता है, अगर उसको प्रॉपर सॉइल न्यूट्रिशन वगैरह सब कुछ मिले तो वो जर्मिनेट हो जाएगा। तो जनरली इसमें जो एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट होता है ना बेटा, उसमें क्या क्या होता है, एक तो प्ल्यूम्यूल होता है जो उसका शूट बनाएगा, और दूसरा क्या होता है बेटा, रेडिकल होता है जो क्या बनाता है, उसका रूट बनाता है। सीड जनरली क्या होता है, इसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करके रखता है, जो कि जब जर्मिनेशन का होता है उस टाइम पे ये काम आते हैं, ठीक है, रिजर्व फूड मटेरियल इसका। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, डाइकॉट सीड की स्ट्रक्चर अगर देखेंगे कि तो नॉर्मली डाइकॉट सीड में इस तरह से हम बनाते हैं। और डाइकॉट सीड में आपको कुछ नहीं लेना है, आपके घर में जो भी आपका चना होता है ना, आपने चावल नहीं सॉरी चना ले लेना, पीनट ले लेना, आमंड ले लेना, ये सब लेके आप उसको एग्जाम्पल के लिए ले लो, और उनको आप इसको गलाने के लिए या पानी में डाल देना, एंड देन उसको अगले दिन आपको देखेंगे इसमें स्प्राउट बनाने की कोशिश करना है आपको। तो स्प्राउट बनते ही आप उसके स्ट्रक्चर को अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। तो जनरली सीड की स्ट्रक्चर में देखेंगे तो एक तो होता है सीड कोट ना, जिसके अंदर उसका एम्ब्रियो प्रेजेंट रहता है। तो अगर यहाँ पे डाइकॉट है तो कितने सीड यहाँ पे लेयर प्रेजेंट होंगी, दो कॉटिलेडन से कवर्ड मिलेगा, ठीक है। सीड कोट की दो लेयर होती है, आउटर लेयर क्या कहलाती है, इसकी टेस्टा कहलाएगी, और इसकी इनर वाली लेयर क्या कहलाती है बेटा, टैगमन कहलाएगी। ध्यान रखना टेस्टा एंड टैगमन यहाँ प्रेजेंट होंगे। नेक्स्टली क्या होता है कि सीड में एक छोटा सा स्कार प्रेजेंट होता है, जिस स्कार को क्या कहते हैं आप, हाइलम होता है। ये स्कार दिखाता है कि ये सीड ओव्यूल कंडीशन में था ना, क्योंकि ओव्यूल से सीड बनाए, तो ये इस ओव्यूल कंडीशन में था, तो इस जगह से प्रेजेंटेशन के थ्रू ये अटैच हो रखा था। और इसके जस्ट आसपास ही क्या होता है, एक ओपनिंग होती है माइक्रोपाइल। इसी ओपनिंग के थ्रू वाटर अंदर एंट्री करता है यहाँ से होकर के, या रेस्पिरेशन के लिए ओपनिंग का भी काम यही करता है। तो माइक्रोपाइल जो होता है रेस्पिरेशन ओपनिंग का भी काम करता है, वाटर एंट्री का भी काम करता है, यानी जर्मिनेशन में हेल्प करवाता है। और हाइलम क्या कर रहा होता है, ये बताता है कि भाई यहाँ पे ये अटैचमेंट इस तरह से था जब ये ओव्यूल की कंडीशन में था, ठीक है। एंड देन इसके अलावा क्या होता है, एंडोस्पर्म इसके अंदर प्रेजेंट होता है सीड के अंदर। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनमें धीरे धीरे सीड बनते बनते एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है, एम्ब्रियो पूरी तरह से उसको यूटिलाइज कर लेता है, तो उसको कहते हैं आप नॉन एंडोस्पर्मस सीड है। और जिसके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है तो उसको क्या कहेंगे आप, एंडोस्पर्मस सीड प्रेजेंट।
ठीक है, आगे बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलेडनस सीड। मोनोकोटिलेडन की बात करेंगे तो बेटा यहाँ पे इसका डायग्राम से समझेंगे कि जनरली मोनोकोट के अंदर हम सीड लेंगे। एग्जांपल ले रखा आपको मेज का, यहाँ पे एग्जांपल क्या है बेटा, मेज का लिया है। ठीक है, मेज की सीड में हम देखेंगे आउटर मोस्ट पार्ट है यहाँ पे एंडोस्पर्म वाला पार्ट हो गया, ये इसका एम्ब्रियो वाला पार्ट हो गया। एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो दोनों को सेपरेट करने वाली जो ये लेयर है, इस लेयर को मैं रेड कलर से दिखाती हूँ और यहीं से क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं कि ये जो लेयर बनती है ना बेटा, इस लेयर का नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एल्यूरोन लेयर। इसका नाम क्या होता है, एल्यूरोन लेयर होती है। ठीक है, इसके अंदर हम बात करेंगे यहाँ पे एम्ब्रियो वाला पार्ट है ना बेटा, एम्ब्रियो में देखेंगे आप प्ल्यूमुल मिलेगा, रेडिकल मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा क्योंकि वो सीड है ना, एम्ब्रियो है तो उसमें मिलेगा ही सही, रेडिकल प्ल्यूमुल तो होगा ही होगा। इसके अलावा एक खासियत ये होती है कि इसका प्ल्यूमुल जो होता है ना बेटा, एक कवर से कवर्ड है, इसको कहते हैं आप कोलेप्टाइल, और इसका जो रेडिकल वाला पार्ट होता है इसको क्या कहते हैं आप, कोलोराइजा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपके लिए। और इसके अलावा ये पूरा जो एम्ब्रियो है ये किससे कवर्ड रहता है, दिस इज कवर्ड बाय स्क्यूटेलम। ये तीन टर्म्स हैं आपके लिए, एक तो एलुरोन लेयर, कोलेप्टाइल, कोलोराइजा एंड स्क्यूटेलम। ये आपकी टर्म्स है ना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब की सब मोनोकॉट्स में ही मिलती हैं, डाइकॉट्स में टर्म्स नहीं आती। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैमिलीज हैं आपकी एनसीईआरटी में, यहाँ पे 3 फैमिली दे रखी है, हम तीनों के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ये तो आप अपने हिसाब से पढ़ेंगे तो ही समझ में आ जाएगा टर्म। बस मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें क्या पढ़ना है। फेबेसी है फैमिली आपके लिए, है ना, जिसके अंदर इसको क्या कह सकते हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली भी कहते हैं। इसका हैबिटेट हो गया, रूट कौन सा मिलेगा इस टाइम, इसके अंदर कौन सा वाला मिलने वाला है, टैप रूट सिस्टम है, रूट्स हैं इसके अंदर, विदाउट आपको नोड्यूल्स होंगी। लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनकी सॉरी रूट्स में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है ना, तो वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम भी करता है ना, राइजोबियम बैक्टीरिया इसके अंदर प्रेजेंट रहता है, ये आपको पता है, हम क्योंकि लेग्यूमिनेसी की बात कर रहे हैं तो ये तो कॉमन सी बात है। इंपॉर्टेंट क्या आता है आपकी इस पूरे टर्म्स में, यहाँ से क्वेश्चन इतना ज़्यादा नहीं आता। ये सारे टर्म्स आप इजीली लर्न कर सकते हैं कब, जब आप इसका फ्लोरल फॉर्मूला एक बार ढंग से पढ़ लेंगे तो। फ्लोरल फॉर्मूला खुद में ही इसके बहुत सारे टर्म्स को क्लियर करके दे देगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि भाई ये वाला जो सिग्नल है ना, ये दिखाता है कि भाई ये क्या है, ये एक तरह से जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है। कैसा है ये, जाइगोमॉर्फिक। हमने फ्लावर के बारे में अभी भी पढ़ा है ना कि कैसे टाइप के होते हैं, इसके अंदर जो फ्लावर होते हैं उसकी सिमेट्री होती है, एक तो एक्टिनोमॉर्फिक होती है, दूसरी जाइगोमॉर्फिक होती है। अगर जाइगोमॉर्फिक है तो उसको ऐसे शो करेंगे, और एक्टिनोमॉर्फिक है तो उसको इस तरह से शो करेंगे। तो ये कौन सा वाला फ्लावर है बेटा, ये जाइगोमॉर्फिक होता है। मेल एंड फीमेल दोनों एक ही अंदर है यहाँ पे। ये कैलिक्स है, और यहाँ पे कितने कैलिक्स है बेटा, 5 है, देख पा रहे हो ग्रीन कलर का, 1 2 3 4 5 है यहाँ पे, और पांचों के पांचों फ्यूज हैं, इसलिए इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है। फ्यूज होने की कंडीशन को क्या करते हैं बेटा, ब्रैकेट में बंद कर देना होता है। ठीक है, कोरोला है जिसमें एक अंदर अलग है कोरोला पूरी तरह से बाहर, 2 अलग हैं कोरोला, एंड 2 हैं जो आपस में फ्यूज हो चुके हैं। तो आप देख पा रहे हो या नीचे के 2 हैं, ये दोनों के दोनों फ्यूज हो चुके हैं, और ये 2 अलग अलग हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे एंडोसियम, 9 है यहाँ पे, और 9 फ्यूज हो चुके हैं। ये रे 9 के 9 पूरे के पूरे एंडोसियम दिखा रहे हैं जो कि फ्यूज कंडीशन को दिखा रहे हैं, और +1 कर दिया, यानी एक है जो कि फ्यूज नहीं है। और लास्ट बचता है गाइनोशियम। गाइनोशियम कितना है यहाँ पे बेटा, एक सिंगल है, और ओवरी इसकी कैसी है यहाँ पे, सुपीरियर ओवरी है। सुपीरियर ओवरी का निशान हमेशा नीचे अंडरलाइन करके बनाते हैं, और इन्फीरियर ओवरी को शो करने के लिए हमेशा ऊपर अंडरलाइन करनी होती है। ये टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे फैमिली कौन सी आती है बेटा, इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होगी आपके लिए। नेक्स्ट फैमिली आती है आपकी सोलेनेसी, यानी पोटैटो की फैमिली। इसके अंदर अगेन ये आपके मेनली आपको सेम कैरेक्टर्स हैं कुछ, इसको भी आपको ढंग से किससे पढ़ना है, आपको फ्लोरल फॉर्मूला वाले पार्ट से पढ़ना है, और अच्छे से पढ़ लेंगे आप इसको। फ्लावर कैसा है इसका, एक्टिनोमॉर्फिक है, मेल फीमेल एक ही में होता है। कैलिक्स है, 5 हैं, पांचों की पांचों फ्यूज हैं। देखो कैलिक्स पांचों के पांचों फ्यूज हैं क्या, बिल्कुल है। कैलिक्स है यहाँ पे एंडोसिम के साथ में फ्यूज हो चुका है, देख रहे हैं आप, ये इसका कोरोला वाला पार्ट है, और कोरोला वाला पार्ट के साथ में ही यहाँ पे एंडोसिम लगा दिए गए हैं। ठीक है, पांचों के पांचों फ्यूज हैं, ये भी पांचों फ्यूज हैं, तो देखो अटैच होके दिखा रहे हैं, अलग अलग नहीं दिखाया गया है। नेक्स्ट आता है आपके लिए यहाँ पे गाइनोशियम है जो कि सुपीरियर ओवरी दिखा रहा है, एंड यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे ये आराम से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 1 है और ये 2 है, दोनों ही आपस में फ्यूज हो रखे हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आ गया इसका, लिलिएसी की फैमिली की बात करेंगे। ये इसके मेन कैरेक्टर्स है, जनरल कैरेक्टर्स हैं। ये थ्योरी आपको लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन यहाँ से कम आते हैं आपके लिए। ठीक है, आगे बात करेंगे इसके फ्लोरल फॉर्मूला के बारे में। ठीक है, चलिए
फ्लावर कैसा है बेटा, इसका एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होता है यहाँ पे, है ना। और इसके अलावा यहाँ पे इसका, एक सेकेंड, इसकी इमेज सही नहीं आ रही, चलिए इसमें देख लेते हैं। इसका कैलिक्स वाला पार्ट है बेटा, कैलिक्स वाला पार्ट के साथ में ही क्या फ्यूज हो रहा है यहाँ पे, ये इसके जो एंथर वाले पार्ट्स है ना, ये इनके कैलिक्स के साथ में आपस में फ्यूजन लेकर हो रहे हैं। कैलिक्स एंड कोरोला आपस में फ्यूज होकर के कंबाइंड फॉर्म बना रही होती है यहाँ पे, है ना। और एंथर्स आपस में फ्यूज नहीं है, आपस में नहीं है, लेकिन किसी और के साथ में फ्यूजन दिखा रहा है। नेक्स्ट इसके अलावा यहाँ पे ओवरी है जो कि मल्टी कार्पलरी दिखाई दे रही है, बहुत सारे इसके अंदर लोक्यूल बना रखे, 1 2 3 लोक्यूल दिखाई रखे यहाँ पे, है ना, जिसके अंदर ये ओव्यूल की स्ट्रक्चर यहाँ पे शो कर रखी है। तो आपको ये लिलियेसी फैमिली भी समझ में आएगी होगी आपको, आई होप। इनकी थ्योरी आपको लर्न नहीं करनी बेटा इतने अच्छे से, आपको जनरली क्या याद करना है, इसका फ्लोरल फॉर्मूला याद करना है, और इसका डायग्राम को देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि इसकी कंडीशन क्या चल रही थी। क्योंकि आपको या तो डायग्राम दे सकते हैं या फिर आपको फॉर्मूला दे करके उसमें आइडेंटिफाई करने के लिए पूछ सकते हैं कि मान लीजिए आपको ये वाला फॉर्मूला दे दिया और आपसे आइडेंटिफाई करवाया कि इसका फ्लावर कैसा है, या फिर इसके अंदर कैलिक्स की कंडीशन क्या चल रही है, क्या ये गैमोसेफेलस कंडीशन में है, कैसी कंडीशन में है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी तो आई होप आपने लाइक तो कर ही दिया होगा, अभी सब्सक्राइब भी कर देना, एंड इसको वीडियो को शेयर भी करना है, ताकि हम आपके लिए आगे अच्छे से अच्छे और अच्छी तरीके से आपको पढ़ा पाए और हमको भी मोटिवेशन मिले और आपको भी मोटिवेट कर पाए। थैंक यू।